9 मई का वाकया जिसके ऊपर स्टेट बड़ी सेंसिटिव थी, अगर एक गिरोह जाकर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करेगा तो अटैक था, हुए नहीं है 36 जगहों पर अटैक थे सर। कोर कमांडर लाहौर का घर जलना, क्या है उसको कहेंगे? राइट, प्रोटेस्ट। अटैक सर मींस के ऑर्गेनाइज्ड नहीं, जमात अटैक से चलिए राइट कह दें। तो सर मतलब अगर पीपल्स पार्टी राइट करती है सिंध में बेनजीर की शहादत पे, फिर पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसे राइट नहीं किया, और वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे। सर उसमें रेप हुए थे लोगों के, मर्डर हुए थे लोग। क्योंकि ये मुल्क जो है, ये शहर जो है, यहाँ पे तोड़ फोड़ की इजाजत किसी जत्थे को नहीं होनी चाहिए, बस पीरियड। सर व्हाट इफ द स्टेट वो तोड़फोड़ की उसमें उतर आए? स्टेट के पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस है, वरना स्टेट ही नहीं होती। मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो एब्सोल्यूट है, नहीं, एब्सोल्यूट ही होती है, दुनिया भर में होती है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इस तरह करें, स्टेट को अंडू करें और एनार्किस्ट निजाम पैदा करें। टीएलपी के खिलाफ जो अमरीका में हुआ वो मोनोपोली ऑफ वायलेंस थी, उसका डिस्प्ले था। हाँ, आइन में मौजूद है कि कोई आर्म्ड मिलिशिया एग्जिस्ट नहीं कर सर सकती। वो मिलिशिया तो नहीं थी टीएलपी। टीएलपी मिलिशिया नहीं तो और क्या, डंडे लेकर जो निकलते हैं वो। सर डंडे अब मिलिशिया में, अरे डंडा क्या होता है भाई? सर जदीद रियासत के सामने डंडे तो अरे मतलब जैसे डंडा लाहौर में जो उन्होंने इमरान खान के दौर में मेट्रो स्टेशन जला दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी वाला। सर ये बड़ा अच्छा सवाल आ नहीं, गया ये सर। कौन सा दीन है? उस ये टाइम- किस दीन की नहीं, खिदमत है? आप मजहबी बहस नहीं नहीं, करें। मैं बिल्कुल But करूंगा उस मजहबी टाइम- बहस। उस टाइम द स्टेट लाइक्ड द टीएलपी एट वन लाइट क्या बनाया, लॉन्च किया उन्होंने। जनरल फैज हमीद ने टीएलपी को जमा मुज्तमा करके। पंजाब की पुलिस भी सपोर्ट देती थी। नहीं जी नहीं, 2017 सर 2017 जड़ावाला में पुलिस नजर आई है साथ उनके। देखिए, इसके लिए आप यूरोजोन जाते हैं, आपने कभी ट्रेन लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में? जी ली, बिल्कुल। मजा आया सर कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो फिर सच हमारी गुजर गया है। क्या यूएई में सिर्फ पाकिस्तानियों को इजाजत दी है इस तरह जाने वहाँ की? जाना भी नहीं है सर। नहीं, क्यों नहीं जाना? अफगानिस्तान से तुसी उथे जा नहीं सकते, ट्रेड तुसी बंद कीता होया है। एक बारी अच्छा, सर, और सवाल- वो सवाल- पकड़ सवाल- के जी आपके सर। यहाँ फौजियों को रोजाना शहीद कर रहे जी हैं। सर। तो जिन वो यहाँ पे जो आकर वो जिन हमारे जो बेचारे बॉर्डर पे खड़े हुए, क्या वो काफिर हैं? नहीं सर। तो फिर तो मुसलमान को क्यों मार रहा है फिर? सर तो मुझे वॉर ऑन टेरर में मुसलमान क्यों मार रहे थे अमेरिकन के बहस पे अफगानिस्तान में? हाँ, ये अब आपने अच्छा सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा हम हाजिर हुए हैं एक बड़ी स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। बहुत रिक्वेस्टेड और वेरी वेल लव्ड एंड लाइक्ड, स्पेशली हमारे कंजर्वेटिव सर्कल्स के अंदर मौलाना रज़ा रूमी साहब। आज का उनका जो पैगाम है वो ये है कि नमाज को पढ़ा नहीं जाएगा, नमाज को कायम किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, देखिए आप हंस रहे, मैं सीरियसली इस चीज Yeah, I को agree मानता with हूँ। ये एक लाइफ लेसन है। उसकी वजह यह है कि कोई भी जिंदगी, एक बामानी जिंदगी, एक बामानी घराना, एक बामानी मुल्क या कौम जो है वो किसी स्ट्रक्चर ज़ाब्ते के बगैर नहीं चल सकती। इसलिए कायम करने की जो बात की, इसमें बहुत गहरी बात है। हम अक्सर इसको अपने फेथ हो या दुनियावी मामला तो उसको हम कुछ रिचुअल्स और हैबिट्स की नज़र कर देते हैं। दर हकीकत ये उससे बहुत बड़ी बात है, और ये है कि डिसिप्लिन और एक ज़ाब्ता जो होता है उसको लाने की ज़रूरत हो। तो वो ज़ाब्ता आ जाए तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। कंसिस्टेंसी का पैगाम है। जी जी जी। रज़ा रूमी साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की दुनिया में माने जाने हैं, लेकिन आजकल ही इज़ अ लेक्चरर, अ प्रोफेसर एट सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, और वहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिक्स के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर लेक्चरिंग करते हैं। तो अब आप लोगों की मेहनत से नया मेयर भी इलेक्ट हो गया न्यूयॉर्क के अंदर। जी बिल्कुल। तो विंड्स ऑफ चेंज हैं या एंड है एक एरा का? देखिए, बिल्कुल विंड्स ऑफ चेंज हैं न्यूयॉर्क सिटी में। एक ऐसे वक्त में जबकि इस्लामोफोबिया अरूज पर है, अमेरिका में, दुनिया में, यूरोप में खुसूसन, और उसकी हवाएं चल रही हैं। मुसलमानों को जैसे पेंट किया जा रहा है, ये पिछले 20 साल से हो रहा है, लेकिन अब हम उसकी एक तरह से क्लाइमैक्स देख रहे हैं। उन हालात में एक बड़े शहर का मेयर, एक नौजवान जो कि अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को बार बार उसका तस्करा करता है। ये नहीं है कि वो कोई अपोलोजेटिक है या उसका नाम है, मस्जिदों में गया, जुम्मे की नमाज पढ़ रहा है, हर तरह के इमाम से मिल रहा है, और बार बार तस्करा कर रहा है कि उसकी आइडेंटिटी है। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है अमेरिका को भी, अमेरिका में जो दाएं बाजू या इंतहा पसंद जो तहरीकें हैं उनको भी, और यूरोप को भी। और देखिए, इस वक्त दुनिया के दो बड़े शहर हैं, लंदन और अमेरिका, न्यूयॉर्क, वो वहाँ पे मुसलमान मेयर्स हैं, सादिक खान और ममदानी। ये एक बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका ये मतलब है कि जो शहर हैं, दुनिया के शहरी आबादियाँ जो हैं, वो कहीं ज़्यादा कसीरुल सकाफती और प्लूरलिस्टिक जिसे कहा जाता है, और टॉलरेंट हैं। जबकि जो देहात या छोटे कस्बे
या जिसे कहा जाता है मुफस्सिल दुनिया भर में, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो ये एक तफावत भी है। मगर मैं समझता हूँ कि ममदानी का एक तो खैर उसकी इस्लामिक आइडेंटिटी तो है सो है, लेकिन चूंकि वो यंग है, 33 साल का है और उसने ये इलेक्शन जीता है, तो ये एक नए इरा की इब्तदा है जहाँ पे यंग लोग जो हैं वो दुनिया भर में अपना सिक्का जमा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ट्रंप की उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है, बाइडन रिटायर हो गए, बर्नी सैंडर्स जो बहुत मकबूल रहनुमा है वो भी 80+ हैं। तो ये जनरेशन रिटायर हो रही है और नई एक नौजवान नस्ल जो है वो उभर के सियासत में आ रही है। यही आपको आलम पाकिस्तान में भी दिखाई देता है कि यहाँ भी 70s में सारे इस वक्त जो हमारे मेन लीडर्स हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये भी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगले 5-7 साल में आप देखेंगे कि ये इतनी जल्दी एक जनरेशनल शिफ्ट होगी रिप्लेसमेंट कि हमने सोचा ही नहीं होगा उसके बारे में। जी नहीं, हम कम ही सोचते हैं सर जो नई खेप आ रही है उसके बारे में। फिलहाल पंजाब में ज़्यादा सोचते हैं ऑब्वियसली बिकॉज मरीम साहिबा जो वो डायरेक्टली सीएम है, बट आई डोंट नो सिंध में क्या सूरत हाल है विद रिगार्ड्स टू बिलावल। बट ऑब्वियसली अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी सिंध में वो की भी थी विक्ट्री लैप या क्या कह लें उसको, जहाँ उन्होंने PR इवेंट किया था जहाँ सिंध की सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस की गई थी और उसके सब्सिक्वेंटली बाद 48 घंटे के अंदर 2 प्लाजों को अनफॉर्चुनेटली आग लगी कराची के अंदर। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक रोनर होते हैं सारे कराची के लोग, वो बार बार दोबारा चीज़ आगे आ जाती है। आपने यहाँ बात की आइडेंटिटी की कि वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी और अपनी अफ्रीकन या अपनी इंडियन हेरिटेज को, अफ्रीकन चले एक्सपीरियंस को और इंडियन हेरिटेज को, ये अफ्रीकन भी क्लेम करता है, युगांडा का वो क्वामे उसने नाम में भी रखा हुआ है। उस शिनाख्त को वो फोरफ्रंट पर रख के वो एक तरह से वो सामने है। आपने कहा विंड्स ऑफ चेंज है, बट मुझे ऐसे लगता है कि एज अ यंगर पर्सन के जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था कल्चर वॉर्स का, जो जेंडर और सेक्स और आइडेंटिटी को लेके पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई है पिछले 20-25 साल में, ये उसकी कल्मिनेशन है, ये उसका एपेक्स है और उरूज के बाद सवाल ही होता है। जिस तरह आपने इशारतन एक बात कर दी कि दही इलाकों में, आउटबाउंड एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, फैक्ट्री टाउन्स के अंदर, अमेरिका हो या यूरोप हो, कहीं भी दुनिया में, तो जनरली कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है और जो ज़्यादातर नेशनलिस्ट या एक एथनिक सेंटर ग्रुप की वो बात करती है। ठंड काफ़ी हो गया है नो, अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयोन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्सवेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयोन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिज़ाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिज़ाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिज़ाइन किया था राइट हियर एट इयोन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, लिंगोट पावर को डेवलप किया था और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये कॉस्मोपॉलिटन शहरों की जो एक लास्ट हो रहा है, सदीक खान इज अ वेरी हेटेड मेयर लंदन के अंदर, वेरी डिसलाइक्ड बाय द राइट विंग ना। देखिए तीसरी बार ऐसे इलेक्ट हो गया, कमाल करते हैं आप भी वैसे। श्योर हेटेड, अगर वो इतना ही हेटेड है तो वो तीसरी बार कैसे इलेक्टेड हो गया? बट ये सोचने की बात है। देखिए हेट उसको करते हैं ये जो वहां पे इंतहा पसंद दाएं बाजू के, वो ये कहते हैं ये ब्राउन मुस्लिम पैकी बोलते हैं पाकिस्तानियों को, तो ये कहाँ से आ गया, तीसरी बार क्यों बैठा हुआ है, इसको निकाल लो, ये तो फलाना है, ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी है उसको वोट देती है और उसको वोट देने की एक तो आइडेंटिटी है, जारी बात है, वहाँ पे जो है देसी लोग भी हैं, अफ्रीकी भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका काम भी है। सदीक खान एक बहुत कामयाब मेयर है। लेकिन आपने वही डेमोग्राफिक चेंज का जिक्र किया कि कॉस्मोपॉलिटन शहरों के अंदर डेमोग्राफिक्स ऐसे होते हैं कि वो बर्दाश्त रखते हैं, वो इन कॉस्मोपॉलिटन आइडियल्स को एस्पाउस करते हुए वो ऐसे एक साहब को इलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यूयॉर्क में तो ठीक है, शायद मुस्तकिल चलता रहे, हाँ। लेकिन ओवरऑल जो लैंडस्केप उसमें ही नजर आता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो अगली स्टेज है वो आ गई है और उसमें एथनिक मजहबी इन ग्रुप से मुतल्लिक सियासत की जा रही है। ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है, मैं बड़े स्केल पे बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल बड़े स्केल पे ऐसा ही है। लेकिन देखिए एक तनाव है, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में इस वक्त जो डेमोग्राफिक
बैलेंस है जी वो शिफ्ट हो रहा है। यानी कि 2035 में अमेरिका की जो सफ़ेद फार्म आबादी है वो उसकी जो गालिब अक्सरियत नहीं रहेगी। उसके गिर्द जो नॉन वाइट लोग हैं, हिस्पानवी, इंडियन, एशियन, चाइनीज़, वो सारे उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन सफ़ेद लोगों के बराबर हो जाएगी। और 2050 के लगभग, आप तो खैर नौजवान हैं तो इसलिए आप तो देखेंगे इंशाल्लाह, शायद हम हों कि ना हो, इंशाल्लाह। हाँ कोई पता नहीं होता। तो 2050 में अक्सरियत जो है वो नॉन वाइट्स की हो जाएगी। अब यही एक टेंशन है इस वक्त, ये जो इस वक्त कल्चर वॉर्स आपने जो जिक्र कही है, ये लफ्ज आपने बिल्कुल सही कहा। ये इसके पीछे और कुछ नहीं है, इसके पीछे नस्ल परस्ती है, डेमोग्राफिक्स है जी, डेमोग्राफिक। और ये कि जी सफ़ेद लोग सुपीरियर हैं, जो कॉलोनियल एक ज़माने का आर्ग्यूमेंट होता था, और जो नॉन वाइट लोग हैं वो कमतर हैं, यानी अफ्रीकी, ब्राउन पीपल, हिस्पानवी, वो जाहिल हैं या वो तहजीब याफ्ता नहीं, और हम गोरे बहुत कोई आसमान से उतरे हुए हैं। तो इधर टेंशन ये हो रही है। इसलिए आप देखें कि ट्रंप ने भी वीज़े बंद कर रहा है। वो लोग कहते हैं जी उससे वीज़े बंद कर दे, पाकिस्तान को पनिश कर रहा है। नॉनसेंस बात है। 75 ममालिक, आधी दुनिया है तकरीबन। जी जी अगर आप आइलैंड्स वगैरह को निकाल दें तो आधी दुनिया से लोगों को बंद कर दिया। अब वो नया, मैंने आज सुबह में देखा था कि बांग्लादेशियों के लिए उनको जब वीज़ा मिलेगा तो उनको कोई $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक एवरेज बांग्लादेशी विजिटर जो है उसका तो आना ही मुश्किल हो जाएगा। $15,000 का बॉन्ड भरना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। अगर एक 4 लोगों की फैमिली है तो $60,000 यानी कि यकमुश्त उसका बॉन्ड भरना इज अ बिग रिस्क। तो ये तरीके हैं इनको रोकने के लिए, जब पंजाबी हम कहते हैं डका लान ली। तो ये टेंशन है बुनियादी तौर पे। मगर जहां तक शहरों की बात होती है कि वो क्यों अहम होते हैं, देखिए आप लॉन्ग व्यू लेंगे इंसानी तारीख का, तो जो सिविलाइजेशन है जिसे हम तहजीब कहते हैं, या मुख्तलिफ तहजीबें जो हैं वो कहाँ जन्म लेती हैं, वो शहरों में जन्म लेती हैं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, सुमेरियन देखें, बैबिलोन देखें, हम उनको कैसे जानते हैं? शहरों की वजह से। उनका जो फन तामीर, उनकी गलियां, उनकी नालियां, उनके स्टोरेज, उनकी सैनिटेशन, और उनकी ट्रैफिक, उनकी मैनेजमेंट, उनके मुख्तलिफ, वो उनको जान के तहजीबें उस तरह आगे बढ़ती हैं। तो शहरों का रोल होता है। आई नो कि ये बड़ा लोग इसके ऊपर बड़ी बहस होती है कि जी अर्बन बायस है, और बिल्कुल होता है अर्बन बायस की, वो एक हकीकत है। मगर ये कॉन्सेंट्रेशन जो होती है मुख्तलिफ कल्चर्स की और आइडियाज़ की, वहाँ से फिर तब्दीली का आया होता है। जैसे अगर पाकिस्तान की तारीख देख लीजिए 20वीं सदी में, तो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है लाहौर पाकिस्तान का दिल है, यहाँ से तहरीकें स्टार्ट होती हैं, कराची ये है, फैसलाबाद में वर्कर्स होते थे। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह कि हमेशा सियासी तहरीक हो या इवन सकाफती तहरीकें हों, तरक्की पसंद राइटर्स यहाँ लाहौर में और कराची में थे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप दाएं बाजू की तरफ देखिए, डॉक्टर हिसार अहमद कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे। अशफाक अहमद और बानो कुर्सियाँ कहाँ रहते थे? लाहौर मॉडल टाउन में होते थे, जिन्होंने इतना बड़ा इन्फ्लुएंस किया। मौलाना मौदूदी कहाँ होते थे फॉर एग्जाम्पल हेयर। तो आप हर तरह से देखें, शहरों का जो पावर होती है सकाफत, तहजीब, सियासत और माशरत के ऊपर, वो हावी होती है। सिब्ते हसन साहब की किताब, अगर आपके नाज़रीन ने, हमारे बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, और पता नहीं आप उनको पसंद करेंगे, उनका ताल्लुक जरा बाएं बाजू से है, तो माजी के मज़ार और इस तरह की जो उनकी दीगर पाकिस्तान की तहजीब के ऊपर जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उसमें उन्होंने बहुत जामे अंदाज में उर्दू ज़बान में शहरों का और तहजीबों का मुतालिया करके पेश किया है। और मैं इसलिए आपको वो कहता हूँ कि जब ममदानी मेयर बनता है तो वो यकीनन आपकी बात ठीक है कि वो प्लैनेट है और एक ख़ास जगह है जहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ कौमियतें हैं, लेकिन वो एक सिग्नल भी होता है, उससे फिर इंस्पिरेशन आगे मिलती है। मैं इतनी अर्ज करना चाह रहा था सर। इसमें मैं थोड़ा सिनिकल राउट लेता हूँ कि एक तो आपने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, नॉन वाइट्स जी, ये एक किस्म की रिवर्स रेसिज्म पैदा हुई है पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग में। कि जैसे बाकी तमाम अकलियतें या तमाम कौमियतें जो हैं वो अदर दैन है, यानी इसमें एक रिडक्शनिज्म है अजीब सा। सही कह रहे हैं कि ये वाइट है और ये अदर दैन वाइट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ये पहलू, और दूसरा सर एक के ये कि ज़ोहरान ममदानी जैसे एक सिग्नल है, लेट्स से फॉर, या सदीक खान साहब हो या कोई भी कॉस्मोपॉलिटन शहर का बड़ा कोई मेयर हो, कोई
बॉस्टन की मेयर मुसलमान बेशक, है, ठीक। मिशिगन की कई शहर छोटे शहरों की मेयर हैं, एक वो मिनेसोटा में बड़ा अच्छा काम किया अभी मुसलमानों जी ने सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक हैदराबादी दक्कन की मुसलमान खातून वर्जीनिया में इलेक्ट हुई हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है ट्रम्प के बावजूद, उसकी राइट अंडर हिज नोज जिसे कहते हैं। बिल्कुल सर लेकिन ये एट द सेम टाइम अगर एक सिग्नल है फॉर सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज या सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि ओवरटर्न विंडो भी जो है वो देखें इतना शिफ्ट हो गया कि आज गे कंजर्वेटिव्स हैं जी यूरोप और अमेरिका में, आज ट्रांसजेंडर कंजर्वेटिव एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। आपको स्टेटस नजर आते हैं जो उस आइडेंटिटेरियन स्पेक्ट्रम के अंदर कहीं ऐसी जगह पे होते हैं आपको लगता है कि यार ये क्या अजीब सी बात हो गई। तो उस तरह से ओवरटर्न विंडो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है, बट एट द सेम टाइम ये एक डॉग विसल भी है, एक सिग्नल भी है उस बेस को जो कंजर्वेटिव बेस है रेडिकलाइज करने में, क्योंकि ये भी तो आपने कभी नहीं देखा कि सदर बैठ के गालियां दे रहा हो फलाने को और फलाने को कि वो फलाना जड़ा मेयर इलेक्ट होया ना उन्होंने थे साध ले एंड देन उसके बाद आपको कैपिचुलेशन, अगेन सियासत टू वे स्ट्रीट है, बट आपको एक आइडेंटिटेरियन पॉस्चरिंग में और एक्चुअल पॉलिसी में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। ज़ुहरान साहब की तकारीर, गुफ्तगू, पॉस्चरिंग ऑन पैलेस्टाइन वो पहले कुछ और थी, और पोस्ट इलेक्शन पोस्ट मीटिंग द प्रेसिडेंट जब हकीकत आप पे यहाँ होती है पॉलिसी में वो कुछ और रिफ्लेक्ट होती है जी, और आने दिन में लगता भी कि रिफ्लेक्ट होगी भी। हाँ तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं वो अमलियत पसंदी उन्होंने दिखाई है। पहले बहुत आइडियलिस्टिक और सही पोजीशन थी, फिर जब वो इलेक्शन के करीब पहुंचे और उनको बहुत ज्यादा पुशबैक को आपने देखे ना कि उसको कितना तंग किया गया। आप ये भी तो सोचे ना, आप इससे पहले के कहें कि इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया या ये कर लिया या अपनी बहुत लोग कहते हैं, तो आप ये देखें कि वो किस माहौल में ऑपरेट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी जाकर जो कॉलेज की एडमिशन थी, जब वो 18 साल का बच्चा होता है, वो निकलवाई। उसमें उन्होंने कहा कि इसने तो अपने आप को अफ्रीकन लिखा हुआ है, ये तो अफ्रीकन ही नहीं है, तो काला ही नहीं है, ये अफ्रीकन क्यों उसने लिखा हुआ। अंदाजा करें 18 साल की उम्र वाला, उनको और कुछ नहीं मिल रहा था, डेस्परेट थे। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम इजराइल जाओगे कि नहीं, उसने कहा भाई मैं न्यूयॉर्क का मेयर हूं, मुझे इजराइल क्या जाने की जरूरत है, मेरे यहूदियों से फिर उसने कहा कि तुम यहूदी मुखालिफ हो। उसने कहा भाई मैंने तो ये फलाने मेरे सपोर्टर्स, और हकीकत है कि जितने यंग यहूदी बच्चे और बच्चियां हैं वो उसके पीछे हैं, जो कैंपस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले बच्चे हैं बिल्कुल अभी भी। और मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं, मेरी क्लास में जितने जूइश स्टूडेंट्स रहे हैं, वो बड़े लेफ्ट विंग और वो मतलब प्रो पैलेस्टाइन है। ये हैरान कुछ बात है जी, बिल्कुल। एक लड़की थी, उसने मुझे कहा कि गर्चे कि मेरे दादा दादी जो हैं वो उन्होंने बड़ा सफ़र किया था माइग्रेशन में, और हम इजराइल में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, और हमें बहुत अफसोस है कि हमारे जो लोगों के साथ हमास ने किया, लेकिन फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म को हम इंडोर्स मेरी फैमिली नहीं करते। ये क्लास में ऐसी बातें करते हैं बच्चे, जो कि जाहिर बात नहीं आती। तो इसलिए ज़ोरान पे प्रेशर बहुत था, और अभी उसने अपनी थोड़ी सी पोजीशन बदल दी, लेकिन देखिए उसने उस तरह से वो जो एक इजराइल नवाजी होती है वो नहीं की अभी तक। नहीं, वो जाहिर बात है, वो तो बिल्कुल वो मतलब एक वो जैसे अब वो एओसी तो नहीं है ना अलेक्जेंड्रिया का, जो कि बिल्कुल ही मतलब 180 करके वो अपनी पॉलिसियां तब्दील कर ले। चले अमेरिका की अच्छी दिलचस्प आपसे, क्योंकि वो जाहिर बात है आप वहाँ पे अब जी बिल्कुल दिल तो आपको यही धड़कता है, लेकिन आप मुकीम है वहाँ पे। दोनों जगह मुकीम हूँ, दोनों जगह दिल अब यहाँ भी नहीं, दिल यहाँ धड़कता है। ये भी है, मौलाना रूमी का दिल यहाँ धड़कता है। तो इसमें अब फिर चले इधर भी आ जाते हैं कि ग्रैंड स्केल पे तो ये हो रहा है, बट जो रिपोर्टिंग थी इस पे हम बहुत डिपेंड करते थे। इस तरह आपने वॉर ऑन टेरर का जिक्र किया, इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, उस वक्त पे जो हमें चीज़ बचा गई ना सर कुछ किसी लेवल पे, वो सहाफ़त है, वो रियल सहाफ़त थी जो आपको मगरबी दुनिया में भी मिली और मशरक़ी दुनिया में भी मिली। वॉर ऑन टेरर की रिपोर्टिंग में उसके बावजूद कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, कितने ज़्यादा कॉरपोरेट और सरकारी बायसेस थे, चाहे मगरब से आ रहे थे, वॉइस ऑफ अमेरिका का ज़माना है, यू नो, इसके बावजूद वो रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हमें विकीलीक्स मिला, ठीक है, हमें इस तरह के बहुत से ऐसे मिले मौके टू लुक बिहाइंड द कर्टन टू सी कि यार वॉर ऑन टेरर की मशीनरी कैसे ऑपरेट कर रही है, मुसलमानों को कैसे डिह्यूमनाइज किया जाता है, वगैरह वगैरह। आज जब मैं सहाफ़त की बात करता हूँ ग्लोबल स्टेज के ऊपर, तो वो मुझे तो बिल्कुल ही स्टेनोग्राफी की वो अब शक्ल में नज़र आती है। मेन स्ट्रीम की अगर बात करें, कोई इंप्रेसिव सहाफ़त मुझे मगरबी मेन स्ट्रीम से निकलते हुए नज़र नहीं आ रही। मेन स्ट्रीम में अगर बात करें तो आज पियर्स मॉर्गन है, वो डोमिनेट करता है एयरवेव्स को, वो मेन स्ट्रीम है। हम क्यों कहते हैं वो अल्टरनेटिव मीडिया इज़ मेन स्ट्रीम। और इस तरफ अगर मैं देखूं तो शाहज़ेब खान ज़्यादा साहब है, मतलब एक ही ड्रामे के अंदर रेप भी हो रहा है,
ब्लास्फेमी, यानी एक ही ड्रामे के अंदर जो है वो सारे मसाइल जो हैं वो बेक वक्त हल हो रहे हैं, और ऐसे सब जैसे वर्चू सिग्नलिंग कर रहे होते हैं अपने अपने क्राउड को। जैसे मुझे सहाफ़ी जो है वो पॉलिटिशियन लगना शुरू हो गए हैं ज़्यादातर। लेकिन देखिए उनकी मुझे पॉलिसी पोजीशंस होती हैं, उनके 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 वाइट पेपर्स होते हैं, और वो बिल्कुल बड़ी नपी तोली सी वो बात करते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं। सब स्टोरी खुद बन गए हैं सर। देखिए वो आपकी बात में किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस बात पे हैरान हूं कि आपको शाहजेब खानजादा ही मिले एक मिसाल के लिए मेन स्ट्रीम जियो सर प्लास्टर इस एनवायरनमेंट में जहां पे झूठ की फैक्ट्रियां दिन सुबह दोपहर शाम जहर उगल रही हैं, और वो झूठ की फैक्ट्रियां चलो कि मैं कॉमी तराना लगा दूं, मैं खड़ा हो जाऊं। वो झूठ नहीं, देखिए कौमी तराना बिल्कुल आप लगाएं या ना लगाएं, दिल में तो हमारा हम सब का बचता है, बचपन से हम ब्रेन वॉश्ड है कौमी तराने के ऊपर। मगर देखिए बात यह है कि झूठ की फैक्ट्री से मुराद ये है कि लोगों को जो मिस इन्फॉर्म किया जाता है, लोगों को मिस इन्फॉर्म इस तरीके से किया जाता है। मसलन अभी आपने देखा कि एक क्लिप वायरल हो रहा था किसी आउटलेट का, जिसने कि इंडिया की वॉर, जबकि हमारे एयरफोर्स प्लेन्स गिरा रही है, दुनिया इतराफ़ कर रही है, राफेल की स्टॉक नीचे गिर गया और ट्रंप बार बार कहे जा रहा है, तो वो कह रहे हैं जी वो इंडिया ने तो बड़ा हमला करके पाकिस्तान को नानी का क्या होता है छठी का दूध याद दिलवा दिया वगैरह। साहब कह रहे थे जी, ये कुछ साहब कह रहे थे जी, ये साहब बिल्कुल वो कह रहे थे अच्छा आपने नहीं देखा होगा शायद, फिर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल के जिसमें कहा गया ओ ये तो जंग लड़ ही नहीं सकते, ये तो बड़े इनका तो काम वीगो डाला भेजना है, ये तो हम पे जुल्म करने वाला पीटीआई की रिप्रेशन करने के लिए ये इस काबिल है। जिसने कहा ये जंग है ही नहीं, ये ड्रामा है, ये तो पहले से ड्रामा है नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान, ठीक है, सेटिंग है। ये अलगरज लोगों को इतना मिस इन्फॉर्म किया गया कि मैं समझता हूं कि वो तो और बात है कि पावर ऑफ सोशल मीडिया ऐसी हो गई उस वक्त, और पाकिस्तानी नेशनलिज्म इतना सामने आया कि ये सारे झूठ जो हैं कुचले गए, लेकिन कोशिश पूरी हुई सर। बट यहाँ पे मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, हमारी बात सुन लीजिए, मैं आज अब आते हैं मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में। अगर कोई झूठ बोलता है इस तरह का, सराहतन झूठ बोले लोगों ने, पहले वाली वीडियो मैंने नहीं देखी हुई जो आपने साहब का जिक्र किया, बट बाकी सारी मैं समझ गया क्या इशारे हैं जो हमारे भाई बहन यूके और अमेरिका वगैरह बैठे हैं। इधर भी कुछ है, अच्छा ऐसी बात नहीं है, बहरहाल अच्छा इधर भी होंगे, इधर भी हैं। लेकिन सर उनकी रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी के ऊपर इमीडिएटली क्रैकडाउन आता है बाय सिंपल पॉपुलर डिसेंट। अगर आप मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में गुफ्तगू होने देंगे, जो बंदा कोट एंड कोट मिस इन्फॉर्म कर रहा है या डिस इन्फॉर्म कर रहा है, उसका झूठ पकड़ा जाएगा। देखिए बात ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज बड़ी खतरनाक होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये अगर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है या कोई अपने आप को यूट्यूबर या पॉडकास्टर, जो डिजिटल जर्नलिज्म की फॉर्म्स हैं, जैसे आप हैं डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, तो फिर आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये इस ग्लास के अंदर पानी नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा है, जबकि वो नहीं है रूह अफ़ज़ा। लेकिन मैं बार बार कही जा रही हूँ रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा, तो आप कहें कि हाँ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में आने दे जी, कोई बात नहीं, व्यूअर्स झुठला देंगे, तो यू आर बीइंग टू लीनियंट। तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं झूठों को। दिस इज अ डिसएग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक्स ना बेसिकली। यू वांट मोर मार्केट रेगुलेशन, मैं कहता हूं छोड़ दो फ्री फॉल पे। नहीं, मार्केट रेगुलेशन ही जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रहा कोई पुलिस उनको आगे पकड़े एफआईए करे, पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी, एग्रीड, पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। और अगर हमने इफ वी स्क्रू अप एंड वी आर कॉट आउट ऑन इट, एंड हमें पता लगता है कि इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कम, यार ये मसब था, ये गलत था। मैं आपको लातादाद मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी अब तक वक्त जाया नहीं करूंगा, और ना आपका और ना व्यूअर्स का, मुकरते नहीं है कि 20-30 में आपको मिसालें दे सकता हूं हालिया महीनों में, हफ्तों में, जो हमने देखी, और जिसपे कि इंसान कुड़ता है कि यार झूठ बोलना है तो कम से कम ऐसे कोई तरीके से तो बोलो कोई तरीके से बोलो कि वो सच साबित हो। इतना झूठ और ब्लेटेंटली झूठ, तो यही, और ये हम भी इस दुनिया में ऑपरेट करें जहां पे झूठ की फैक्ट्रियां अमेरिका में भी लगी हुई हैं। बाय द वे मैं बात यहां से स्टार्ट की थी। बिल्कुल, अमेरिका में झूठ की फैक्ट्रियां जो हैं, उन्होंने ट्रंप को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो झूठ की फैक्ट्रियां ये हैं कि मसलन ट्रंप के मुखालिफिन जो हैं वो बच्चों को बेचते हैं, वो ह्यूमन
ट्रैफिकिंग आ करते गई, हैं, आ गई, ठीक है, वो लिजर्ड्स हैं, वो प्लेनेट वो के लिजर्ड्स नीचे हैं, बच्चे वो खाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अब जब मैं बड़ा हो रहा था तो यहाँ पर एक फिरके के बारे में कहा जाता था कि वो अपनी मजहबी रसूम जी, में जी। बच्चों को ज़िबा करते हैं। तो हमारी एक घर में काम करती थी खातून, तो उन्होंने मुझे कहा एक ख़ास वक्त होता है साल में, उन्होंने कहा कि तुमने घर से नहीं जाना क्योंकि तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं 10 साल का था, अब बता सके 9 या 10 साल का था, मुझे याद है बिल्कुल। जरीना नाम थी हमारी हेल्पर का। तो वो मेरे वालिदैन की जाते थे तो वो हमारे साथ होती थी, वो हमें कहती थी कि तुमने घर से नहीं जाना, तुम्हें पकड़ लेंगे, वो चावलों के ऊपर ये करते हैं। आप 8-9 साल 10 साल की उम्र में आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। बेशक। और आज तक मुझे वो याद है, वो कमरा, वो मकाम, दोपहर का वक्त था और हम उस वक्त खेल रहे थे और वो बातें डरावनी बता रही थी। तो आप लोगों को बार बार ये बताएंगे तो लोगों के जहन तो बदलेंगे। अच्छा, फिर वैक्सीनेशन के मैं ऊपर एक झूठ सवाल है। पूछता हूँ आपसे, लेकिन जी। उसके बाद आप कभी गए मगरब के बाद? कहीं बाहर हाँ, मगरब के बाद नहीं, फिर बड़ा होके तो गया था। नहीं, बट बचपन तक महदूद तो थे ना आप। हाँ, मैं तो लेसन लर्न सर, ठीक है। तो देखिए, नहीं, थोड़ा लेकिन मैं सा- कह रहा हूँ कि गलत गलत No, I बयानी। understand what you're saying. हाँ, और यही बात तो वैक्सीनेशन के ऊपर झूठ बोलते हैं। ट्रम्प साहब का तो ये काम है, वो बस उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर 5,000 साल से लड़ रहे हैं, पता नहीं 2,000 साल से लड़ रहे हैं। भाई खुदा का खौफ करो। अभी ये मसला है कश्मीर जो 1948-47 का है। तो एनीवे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ में बिल्कुल कॉन्टेस्टेशन होनी चाहिए, और लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल प्लेन पे होती है। इंटेलेक्चुअल प्लेन पे कि आपकी और मेरी इल्मी बहस हो, आप मुझे ये कहें कि भाई ये जो स्टूडियो में आपके ये लगे हुए पर्दे, काले पर्दे, एक काले पर्दे, आप कहें कि ये बेहतरीन है, मैं कहूँ नहीं ये तो अच्छे नहीं है, सब्ज़ होने चाहिए, इसको आप मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक लेवल के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये काले पर्दे जो हैं ये अहकाम इलाही में शामिल हैं और बस मानो, जो कि गलत बात है ही नहीं ऐसा कोई हुक्म इलाही, तो ये झूठ होगा ना, फिर उसको आप सेल नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि ये फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, पोस्ट ट्रूथ, ये सारे जो अल्फाज हमेशा होते थे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इनकी सोशल मीडिया ने इसको वेपनाइज कर दिया है और मोनेटाइज कर दिया है। सर, बट कौन कर रहा है? डू यू थिंक इट्स इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट्स? इट इज बिग टेक कंपनीज पहले, Who operate at the behest of? जी नहीं, हु ऑपरेट ऑन देयर behest, ऑन देयर शेयर होल्डर्स। But there is a आपकी clear. तरह आप जरा छोटे लेवल के सरमायादार हैं, वो बड़े बड़े लेवल के हैं, ठीक है ना। आप पाकिस्तानी रुपयों में यानी बिल बिलियनर हैं। गेट्स जोरे बाजू के तो- ऊपर मार्केट में खुद ऊपर मैंने कहा उभर जरा के मैं आया भी है। फेक न्यूज का धंधा हाँ, स्टार्ट करूँ हाँ, ना, हाँ। तो आप रुपयों में बिलियनर हैं, वो गूगल अरे शुगल, वाह, वाह, वो वाह, मार्क जकरबर्ग वाह, जो है वाह, वो वाह। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रिच है। सर, बट लाइक आप डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं बिटवीन द प्राइवेट एक्विटी क्लास एंड द नहीं, स्टेट? अब मैं They are बताता the हूं- state. नहीं, अब मैं बताता हूं कि- वन क्वेश्चन आपने कहा कि एक पैमाना तय होना चाहिए कि जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है उसके बाहर सब डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन है। वो पैमाना कौन तय करता है? नंबर 1। नंबर 2, आपको ये बात का इदराक होगा यकीनन कि मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन FBI ने और CIA ने टर्म्स डिवाइस की थी टू डिस्क्राइब कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम। देखिए, सो द आइडिया दैट सुने ना, मुझे सुने, मैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं, और उनकी वो डिफेंस के लिए नहीं खड़ा हूंगा। माय पॉइंट इज लाइक जब हम डिस्कोर्स इस तरह करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमेशा लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर यूट्यूबर लौंडा लपाड़ा साफी होता है, एज अपोज टू जो सायोप। देखिए, मैं आपको बताऊं, काइंड ऑफ सायोप स्टेट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी सर। इस वक्त अमेरिका में जो खसरा है ना, हमें बचपन में टीके लगते हैं ना, मीजल्स, जी जी जी, इस वक्त उसकी वबा फैल चुकी है। हजारों बच्चे और बड़े लोग उनको मीजल्स निकले हुए हैं, और खुसूसन बच्चों को, क्योंकि ये जो वहां का वजीर सेहत जो है, जी बिल्कुल, वो कहता है कि टीका नहीं लगवाना, ये जो है ये बड़ा मुज़िर है। अच्छा, mRNA वैक्सीन के खिलाफ है वो कहते हैं जी ये बच्चों को ऑटिज्म कर देता है, ये कर देता है, स्टंट कर देता है। अब बात ये कि मुझे भी और मेरे बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है। और सर ये आप सब्जेक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव पैमाने में नहीं। देखिए, मेरे तजर्बे में नहीं, देखिए, यूनिसेफ मैंने जब से डेंटोनिक का मंजन लगाया है मेरे जान तो यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है बच्चों की वेलफेयर का, जी, उनकी स्टडीज ये शो करती हैं कि 98 से 99% वैक्सीनेशन जो हैं वो कारगर साबित होती हैं। 1% से कम कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी,
या कोई इस तरह का मसला हो Complication जाता आ है, रही 99% वो चलती हैं। एक आपको एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये जो मगरबी मीडिया के अंदर और मगरबी कॉरपोरेशंस के अंदर साल हर साल उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज कोई चीज ही नहीं है, ये तो फ्रॉड है, ये तो होक्स है। अब कहीं जाकर वो बात बदली है। तो सर ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कार्बन फुटप्रिंट की रिसर्च को क्यों फाइनेंस किया था? तो नहीं, तो कार्बन देखिए किया, फिर बाद में छुपा लिया। भाई वो देख रहे थे ना कि हो क्या रहा है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी किया, शेल ने भी किया। 1970s में पता लग गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपकी तो क्लाइमेट जो है वो Heating बदल effect रही है, आता है। हीटिंग हो रही है। उन्होंने इसको दबा तब दिया। ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, अब Global नाम warming। बदल दिया। अभी भी वही नाम अब इस्तेमाल climate होता change है। इस्तेमाल होता जी जी, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है वो, उसका अब जुज़्व लेकिन है। अब ग्लोबल कूलिंग की भी बात होती है सर। देखिए ग्लोबल कूलिंग भी होती है, ग्लोबल वार्मिंग सेंट्रल चीज है क्लाइमेट चेंज में, फिर उसके इर्द गिर्द और बहुत से अज्जा शामिल हो गए हैं। तो जब 97 से 98% साइंटिस्ट ने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो दुरुस्त है, उसके सर ये स्टडी बावजूद कॉलगेट ने रखवाई थी 99% डेंटिस्ट की, या यूनिसेफ ने करवाई थी? नहीं यूनिसेफ ने So कराई थी। here's between the private corporate sector जहाँ पे GlaxoSmithKline है, who all of a sudden I don't know why GSK is a hero, जो multi-billion dollar सालाना पे आउट करती है डैमेजेस के अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स करने के लिए, बिकॉज उनकी दवाइयाँ मैस अप कर देती हैं लोगों को। एक तरफ एनजीओ क्लास है लाइक द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जी, जी। जिनकी एचपीवी वैक्सीन ने लोग मारे हुए इंडिया के अंदर, और एक तरफ यूनिसेफ है जो एक ट्रांस नेशनल लिबरल इंस्टीट्यूशन है जो डिफंक्ट है प्रैक्टिकली एट दिस पॉइंट। आई मीन नहीं ऐसी बात इट्स एन नहीं है। एनजीओ एट दिस पॉइंट। नहीं एनजीओ नहीं So, है भाई। like, do we still यूनिसेफ ने trust the पाकिस्तान UN? में इतना काम किया बच्चों की, अफ्रीका में आप जाके काम देखिए इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा को दूध में धुला नहीं है, उसकी बहुत सी फेलियर्स हैं, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल नाकारा है, उसने दुनिया में जंगों को नहीं रुकवाया, उसने कत्लेआम जैसे गजा में और जगहों में, रवांडा में या बोस्निया में उसने इंटरवीन नहीं किया, वो उसकी एक अलग शाख है। मगर यूनिसेफ जैसे जो इदारे हैं वो उन्होंने दुनिया में दर हकीकत बांग्लादेश में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में उन्होंने एक्चुअली बहुत काम किया। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। इस्लामाबाद में मेरे जो है एक खातून जो कि बहुत आला ओहदों पे रही हैं, पाकिस्तानी निजात हैं, वो वहाँ पे मुकीम है। आप कभी उनका भी इंटरव्यू कीजिए, मैं आपको रब्ता दूंगा। तो ये बात अच्छा, लेकिन अब उसमें मसला ये कि बिल्कुल उसमें दवाइयों की कंपनियां और फार्मास्यूटिकल कंपनियां और प्राइवेट इंटरेस्ट बिल्कुल दुरुस्त है, वो आके डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूनिसेफ जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट की एक उसमें दुनिया के सारे ममालिक की जैसे कि शमूलियत होती है, रजामंदी होती है, और ये ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे ग्लोबल साउथ या जो तरक्की पजीर सर बट एग्जीक्यूट करने वाले वही निनकम्पोप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और प्राइवेट मुलाजिम होते हैं। लाइक माजरत के साथ मैं आज सुबह जब निकल रहा था घर से तो वो आगे बाहर खड़े हुए थे साहब कि ये मेरे पास कोर कमांडर साहब का लेटर है, और ये उसके पास एक आईपैड था नुमा वो टैब था कि ये मरियम साहिबा सर्वे कर रही हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, कोई आया ना नया इकोनॉमिक सर्वे, मेरे घर के बाहर आ जाए थे सुबह, ये वो सर्वे सर भर दें। मैंने कहा यार इस वक्त कौन होगा घर के अंदर, सब कामों को जा रहे हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि कितने नए मियाँ बीवी के जोड़े और वो आईडी कार्ड और बच्चे वो जमा करा के वो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे करना है। इसी तरह चंद महीने पहले पोलियो वाले आए हुए थे, करने वाले तो सर माजरत के साथ इस कमरे में मेरे ख्याल में हम सबको कोविड की 8-8 10-10 खुराकें लगी हुई हैं सरकार के डेटा के अंदर। सो व्हाई इज इट दैट अनी वो निकालेंगे आप खाना तो आपको बहुत ज़्यादा लगी होंगी, यकीनन आपको हर किस्म की लगी होगी, हर किस्म का बूस्टर भी लगा होगा आपको। तो सर जब हम उस क्यूमुलेटिव डेटा को हम क्यों रिस्पेक्ट करें? नहीं वो तो ठीक है, उसमें बहुत सुकून है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस पर तो आपसे बहस कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए बात हुई थी बिग टेक से। बिग टेक अब खुद एक एक्टर बन चुका है। ये सरमायादाराना निज़ाम जो है उसमें इसका यही तो प्रॉब्लम है कि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ 20वीं सदी के आखिरी अशरे में ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी उभरी। उस वक्त 1980s के बाद हमने देखा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वो एक अशदाहा बन गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना एक जो यहाँ आई थी, अब तरह तरह की छोटी छोटी ईस्ट इंडिया कंपनीज हर जगह मौजूद हैं। और वो कहा, अब मसलन देख लिया आप एग्जाम्पल, अभी आपने मसलन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ICI नेस्ले कहाँ को बिलोंग करती है? ICI यहाँ भी थी, नेमलेस, जी ठीक है, मतलब वो उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में भी है, उसका दफ्तर अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, लातीनी अमेरिका में भी है, एशिया में भी है। सरमाया यूं घूमता है, तो इसको कहते हैं ग्लोबल मूवमेंट ऑफ कैपिटल। और वो उसमें बिग टेक, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, गूगल
जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसकी जो हम सब एडिक्टेड है एक लिहाज से, क्योंकि हमारे जीमेल हम यूज करते हैं, उसका प्लेटफॉर्म, उसका सर्च इंजन है। जी। अच्छा, और आपको पता है कि गूगल जो है वो बेदरेग एक्ट करती है, यानी कि वो आईफोन के साथ उनका मायदा है कि आपने अंदर जो सर्च इंजन है वो गूगल का करना है। तो वो यूरोपियन यूनियन में केस हुआ, वहां पे उन्होंने कहा कि आप इसका मतलब कि बाकी ब्राउजर्स जो है उनको नीचा दिखा रहे हैं, मोनोपोलाइज करें, इसलिए फाइन किया $millions of। फेसबुक जो हमारा डेटा चुराती है, मेटा जो है जी, मेटा हो गया, व्हाट्सएप जो हम लोग डिपेंडेंट है व्हाट्सएप के ऊपर, कॉलें ये वो। अभी मैं आपकी टीम से मेरा रब्ता व्हाट्सएप पे कई दिनों से चल रहा है, बिल्कुल। इंस्टाग्राम, ठीक है। ये सारी जो कंपनीज हैं, ये इनके पीछे यकीनन स्टेट्स की एक रजामंदी भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा ये खुद एक इंडिपेंडेंट एक्टर्स बन के एक सरमायादाराना निजाम के अजदाहा बन गए। मैं उसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ कि एक तो सरमायादाराना निजाम, मैं तो समझता हूँ कि कैपिटलिज्म नहीं एग्जिस्ट करता, वो मर्केंटलिज्म ही है। हाँ, वो सरकार जिसकी है, जो भी शक्ल कीजिए। आप अगर गूगल की नाम मिसाल ले लें, अल्फाबेट जो है उसका पहला सर्च इंजन जो मशीन थी वो उसको डारपा से मिली थी, और वो डारपा एक वेपन्स रिसर्च का जो इदारा है अमेरिका का, उसके पेंटागन के उसमें बजट में आता है वो, उसकी एक सर्च इंजन एल्गोरिथम प्रोग्राम था कॉल्ड बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। वो देखिए देखिए और फिर जो गूगल मैप्स है, जो गूगल मैप्स का निजाम है, वो भी वहीं से पहले नक्शे, जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का इदारा है अमेरिका में, 60-70 से ज्यादा इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनमें से एक जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का इदारा है। देखिए उन्होंने पहला डेटा दिया था। देखिए 20th सेंचुरी, देखिए ये बात, ये आप बिल्कुल सही रेफरेंसेस तो दे रहे हैं। दे आर द स्टेट। आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूं कि सबसे पहला जो हॉलीवुड के अंदर बाकायदा पेंटागन ने एक यूनिट कायम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आज भी वो चलता है। यानी कि वो फिल्में बनाए जो अवाम को अमेरिका की जंगों के हक में कायल करें। ज़ीरो डार्क 30, रैम्बो 3 होगी, उससे भी पहले कई, रॉकी 4 होगी, वियतनाम के ऊपर, वियतनाम की जंगें होगी, और अभी तक हनूज वो सिलसिला जारी है। मगर देखें, उसमें समझने की बात यह है कि जो सिस्टम है अभी, अच्छा सदीका साहब को मत बताइएगा। नहीं वो भी उनको बताने की कोशिश की कि मिल बेस और जगह भी, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में स्पेशल है। नहीं मिल बस देखिए पाकिस्तान में इसलिए है, वो उसकी एक अहमियत, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन बात यह कि जो 20वीं सदी में एक सिस्टम तरतीब पाया था, जो अब उसको ट्रंप जो ना कुल्हाड़ा मार के तोड़ आए, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा था। मुझे लगता है उसके बड़े केयरफुल स्लाइस बना के पाए अक़वाम मुत्तहिदा था, उसकी मुख्तलिफ शाखें, ब्रांचेस थी, अमेरिका की पावर थी जो कि उसका सरबराह था, चौधरी था अमेरिका, और फिर वो पूरी वेस्टर्न हेमिस्फेयर या मगरबी दुनिया का बिला शिरकत गैर लीडर था। और उस लीडरी के पीछे अमेरिका की 2 पावर्स थी, एक मिलिट्री पावर और दूसरी इकोनॉमिक माइट, क्योंकि ब्रिटेन जो एक बड़ी पावर थी उसका जवाल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक खला उभरा उसमें, और अमेरिका ने माशाल्लाह सौदा इतना बेचा हुआ था पहली जंग अजीम से लेकर, क्योंकि ये वॉर इकोनॉमी जो है वो चलाती है ना, तो वो अमेरिका की, इसीलिए जो आप ये पेंटागन के हवाले दे रहे हैं, गूगल मैप्स है, जो भी और भी बहुत सी मिसालें हैं, खौफनाक, उसकी वजह यह कि इस वक्त जो अमेरिकन जो पावर है, पावर एज इन पावर, वो उसके मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर दोनों उसके जो है जुज्व हैं, पिलर्स हैं, सुतून है, और आपस में वो लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। इसीलिए आप देखिए कि असलाह बनाना बेचना, जब सऊदी अरेबिया का किंग वो शहजादा आता है तो ट्रंप उसे कहता है कि हमसे इतने का असला खरीदेगा, ठीक है ना, वो लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि असला बनाने वाली जो फैक्ट्री है या जंगें करनी है। अभी आपके ख्याल से पहले डेमोक्रेट्स वो लिबिया, अफगानिस्तान, एक पूरा एक इदारा है ब्राउन यूनिवर्सिटी में, कॉस्ट ऑफ वॉर इंस्टीट्यूट, अगर आप गूगल भी कर लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि वो उन्होंने तखमीना लगाया है कि हर जंग पिछले 20-25 साल में उसकी कॉस्ट क्या पड़ी है अमेरिकी शहरियों को और अमेरिकी गवर्नमेंट को, तो वो खरबों, कोई 8 या 10 खरब डॉलर, ट्रिलियन डॉलर जी। और फिर उसके बाद उन्होंने उसका ये भी तखमीना लगाया कि जो लोग बीमार हुए या जो लोग जख्मी हुए या जो लोग मर गए, पीटीएसडी हो गया, जिनको पीटीएसडी हो गया, उनकी क्या है कॉस्ट ऑफ अपकीप है, और फिर जो दुनिया में नुकसान हुआ उसका कि एक 10 लाख से ज्यादा इराकी मर गए, शहीद हो गए। अफगानिस्तान में कितनी हलाकतें हुई, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। लेकिन ये क्यों होता है? इसलिए कि वॉर जो है वो एक अमेरिकन इकोनॉमिक मशीन जो है उसको चलाए रखती है।
जी राइट. सो वॉर नेसेसिटी बन जाती है. जी सर. और ये निज़ाम जो है ये खैर पहले भी था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न पिछली सदी फॉर्मलाइज से स्ट्रक्चर बन गया उसका. इसमें जी टेक्नोलॉजी का एक आंसर आ गया. अभी बिल्कुल. आप देखें ना, हमारी जो जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की है, वो क्या Purely जंग थी? technological थी. टेक्नोलॉजिकल वॉर थी. कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, उनके जहाज हैं, इजेक्शन सीट ने काम किया कि नहीं किया, आपको इंटेलिजेंस मिली कि नहीं मिली, रेडार्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. या जो इसराइल ने ईरान के साथ किया फॉर एग्जांपल जून में, जी. कि उनको ये पता था कि जनरल किस कमरे में बैठा है, मोबाइलों से और उससे हाँ, वो, और जी. उस खिड़की से मिसाइल जाएगा, बिल्डिंग भी हर्ट नहीं होगी. इतना सा वो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह ऐसे के दाग रह जाता है. दाग, यानी कि ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी की. या लेबनान में हैंड हेल्ड डिवाइसेस से उन्होंने वॉकी टॉकी मोबाइल्स को बम बना दिया. सप्लाई चेन को इन्फिल्ट्रेट तो किया, उसमें अब बम ये डाले. तो ये एक यूं समझिए कि फौजी, माशी और टेक्नोलॉजिकल कुवत जो है वो मदगम हो गई है. चलो फिर तो मिल बेस ठीक है. आशा साहब का मिल बेस बिल्कुल ठीक है. इसी वजह से वो एक बहुत अहम थ्योरी है, वो एक बहुत अहम नहीं, मैं फ्रेमवर्क फिर है. मिल बेस तो मॉरली यानी रेफरेंसेबल नहीं है. देखिए मजबूरी है पाकिस्तानी देखिए मोरालिटी जो है ना, वो एक अलग मामला होता है, वो एक अहम मामला होता है. एक मोरालिटी जो होती है कौमों की या इज्तमाई ग्रुप्स की, उस पर फिर एक इज्तमाई इंटरेस्ट आ जाता है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट. बिल्कुल सर. कुछ लोग नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, जी सर. कुछ लोग उसको स्टेट इंटरेस्ट बोलते हैं. जी सर. राइट. तो उसमें फिर मोरालिटी जो होती है ना, वो ब्रूटल मोरालिटी पीछे रह जाती है. उसमें फिर जिसे कहते हैं ना, वो एक लफ्ज होता है डॉग ईट डॉग. हाँ, आपने सुना होगा. बिल्कुल. या आपके जो यंग जेन जी वाले व्यूअर्स हैं, उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होंगी पूरी सीरीज, किस्ते पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी. तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो है, ये फिर वो पावर का नक्शा बन जाता है. इसीलिए अगर आप देखें हमारी इंसानी तारीख में, तो वहां पे ऐसा कई बार ऐसा हुआ. यहाँ पे सरों के मीनार कौन लगाते थे? तैमूरलाल. या ठीक है ना, एक अच्छे उसका साइट भी था, लेकिन सरों का मीनार बनता था. या हमारे हिंदुस्तान में जो हमला आवर होते थे, यही लाहौर शहर जहाँ हम बैठे से यहाँ से गुजरते थे, यहाँ पे लाहौरी सारे बैठ के उनके घोड़ों की वो ठीक करते थे, नीचे उनके कसते थे, चारा पानी खाना, यूनिफॉर्म की तैयारी, दर्जियों के भी पैसे लगे हुए थे, वो कोचवान भी मिलते थे किराए पर, सपाई भी मिलते थे, वो लेकर मर्सनरी वर्क होता है, आर्मी भर्ती करके आगे जाते थे. तो अब क्या वो मॉरली करेक्ट था? आई डोंट नो. राइट. मे बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वेडर, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाहौरी मिडीवल इरा नहीं था शायद. ठीक है ना, क्योंकि ये गुजर का. तो ये एक कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना तो होगा मॉरल. देखिए, ऑब्जेक्टिव पैमाना, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव पैमाना वही होता है जो कि दुनिया में मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट में जिनीवा कन्वेंशंस जो हैं, वो एक पैमाना है. ठीक है ना. सिविलियन को टारगेट नहीं करना, ठीक. स्कूल को टारगेट नहीं करना, ठीक. अस्पताल को नहीं करना, प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाए तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना है. कोई जो POW के राइट्स है, जी, उनके राइट्स हैं. और ये अगर आप देखें तो दीन इस्लाम में कई ऐसी आपको हवाले मिल जाते हैं हमारे, और तमाम मज़ाहिब में एक्चुअली. लेकिन इस्लाम में तो बड़ा पर्टिकुलर है कि दरख्त को भी नहीं आपने काटना, डैमेज नहीं करना. आपने स्कॉच्ड अर्थ, फलदार दरख्त है उसको नहीं करना, बच्चों को, बूढ़ों को कहते हैं उसको, स्कॉच्ड अर्थ. ठीक है ना. तो वो पूरी एक लिस्ट भी थी. मैंने एक पता नहीं शायद हदीस मुबारक पढ़ी थी, तो उसमें कोई 8-10 उसमें पॉइंट्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बड़ा अरसा हो गया. तो ये हर जगह एथिक्स है, ये एथिक्स ऑफ वॉर है. इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर को बुरा कहते हैं कि जो उसमें एक पायलट होता ही नहीं है, कोई बैठ के वीडियो गेम से कर रहा है और टारगेट इंसान है, इसलिए दैट इज अनएथिकल. इट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल. लेकिन उसमें भी डिबेट है. उसमें कहते हैं कि अच्छा, अगर ड्रोन की टारगेटिंग से बहुत बड़ी पैमाने पे तबाही बच जाएगी तो शायद इट इज रिलेटिवली बेटर. हाँ जी. ठीक है ना. तो ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज. ओबामा साहब को नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया था उनकी ड्रोन वॉर्स की बुनियाद. छोड़े ना, वो कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या, बस सर पीटने को दिल चाहता है. बहरहाल वो अगली बात करें आप. चले इज्तिमाई मोरालिटी के आपके मुताबिक चलें. एक इज्तिमाई दानिश जो इंसानों की, जिसका मिराज आपने जिनेवा कन्वेंशन की शक्ल में बताया. मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे हैं. तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है हमारा. लेकिन हमें नजर आता है कि प्रैक्टिकल और आइडियल के दरमियान कोई मतलब देयर इज नो मैच. यानी देयर हैज बीन नो वॉर प्रोसिक्यूटेड बाय द वेस्ट, जबकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ डेवलप किया है जहां पे उन्होंने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया बाकायदा एज अ पॉलिसी. देयर हैज बीन नन. जहां पे उन्होंने PWs को अच्छा सलूक किया, देयर हैज बीन नन. जहां पे उन्होंने फलदार दरख्तों को
या इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डैमेज नहीं तबाही की। अफगानिस्तान, Targeted. वियतनाम में तो अभी तक लोग सफर कर रहे हैं। वो इराक जो में सर, एजेंट इराक में ऑरेंज सर। गैस उन्होंने, इराक में भी सर। और इराक में बिल्कुल, और अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान में मैं कोसोवो में खुद रहा हूँ 2 साल, जब उन्होंने गच्चे की कोसोवो को बचा लिया था क्लिंटन इंतजामिया ने, सर्ब्स उस पर हमला किया था, लेकिन वहां भी डिप्लीटेड यूरेनियम जो है इराक में भी इस्तेमाल हुआ उसकी पानी में डिटेक्ट हुआ था 1-2 जगह पर। तो फिर हम वहां पर बड़े केयरफुल होते थे कि भाई यहाँ पे, और वहां पे लोगों का भी, क्योंकि पता नहीं कब कितनी जनरेशंस के बाद वो वहां से था। मट्टी इराक से में अभी भी और अफगानिस्तान में अभी मेलफॉर्म बच्चे पैदा होते हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो देखिए ये खैर बहरहाल आपने बहुत सारे ये बड़े गंभीर किस्म के मसाइल आपने छेड़ दिए। इसमें देखिए मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि इसके बुनियादी तौर के ऊपर ये एक ताकत का जो तवाज़ुन होता है दुनिया में, वो ये उसका प्रॉब्लम है। अदल जिसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अप्लाई होता है। एक तो अदल हम समझते हैं ना कि इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, लोकल कोर्ट से, या किसी और कोर्ट से, या घर के अंदर, या पंचायत में, या किसी दफ्तर में, लेकिन एक दुनिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल एक बहुत आला जो है वो निशान बन गया, सिंबल है अदल का। लेकिन अदल जो है अगर आप उसको उस तवाज़ुन को देखें तो इस वक्त क्या मसला है, ये जो सारी बातें आप जो कर रहे हैं ये किसके सिम्टम्स हैं? ये सिम्टम्स हैं इम्बैलेंस के, अदम तवाज़ुन के, या बेअदली या नाइंसाफ़ी की बुनियाद के ऊपर एक बना सिस्टम। इसीलिए ये देर बाद साबित नहीं हुआ। आप देखिए कि वो उसके हिस्से बखरे जो हैं वो हो रहे हैं, वो बिखर रहा है, शिराजा बिखर रहा है। ये सिक्योरिटी काउंसिल हो या दीगर और ऐसे मामलात हों, क्योंकि खुद ही उनकी अफादियत जो है वो, अब वो ट्रंप एक पैरेलल इदारा बना रहा है, वो पीस कमेटी का क्या, जी बिल्कुल ठीक है, ब्रिक्स ने अपनी एक दुकान बना ली है। दुनिया का एतमाद उठ गया है, क्योंकि वो उस पर एक 5 लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, बिग 5 जैसे कहते हैं, न्यूक्लियर रियासतें, वो कुछ होने नहीं देते। अमेरिका कुछ करता है, रूस वीटो कर देता है, रूस कुछ करने की कोशिश करता है, अमेरिका वीटो कर देता है, चीन वीटो कर देता है। तो गोया के वो एक जैसे कहते हैं ना, वो क्लब है पावरफुल ताकतों का, तो वो उन्होंने जो अदल या इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल पीस का निज़ाम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसीलिए वो खत्म हो रहा है। इट्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग। सर आई फील लाइक हम इंटरनेशनल पीस या अदल के निज़ाम की बात करते हैं जबकि वो कभी था नहीं। देयर हैज बीन नो पॉइंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहाँ पे कोई रिलेटिव पीस मेंटेन हुआ हो, एटलीस्ट फॉर द थर्ड वर्ल्ड। और कोल्ड वॉर भी जो थी वो हमारे लिए तो कोल्ड नहीं थी, वो हमारे लिए तो हॉट ही थी सब इलाकों के लिए। यानी मगरबी ममालिक के लिए कोल्ड थी, बट हमारे खित्ते तो एक प्रॉक्सी जंग का मैदान बने ही बने। बहरहाल ये एक लंबी बहस है कहीं यही। लेकिन 27वीं अमेंडमेंट का जिक्र आ गया सर, तो आप, मैंने सुना है बड़े हिमायती रहे हैं 27वीं अमेंडमेंट के। नहीं, मैं बिल्कुल कि आप ये किसने कह दिया, मैं हिमायती कतई नहीं हूँ, मगर 2 बातें हैं कि मैं बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो एक नी जर्क रिएक्शन में ये नहीं कर रहा हो तबाह हो गए, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। आई थिंक उसमें बहुत सारे मसाइल हैं उस तरमीम में, और ख़ुसूसन अदलिया के हवाले से वो जो सुकम है वो भी देखना बाकी है कि क्या वो निज़ाम को इम्प्रूव करेगा। और दूसरी बात ये कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि जब ये कहा जाए कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट अंडू कर दे, कोई जज निकल के बगावत कर दे, क्योंकि ये काम जजों इसका है ही नहीं। अगर पार्लियामेंट के ज़िम्मे एक पार्लियामेंट अपना राइट एक्सरसाइज कर रही है, कैसी भी पार्लियामेंट हो, क्या भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप उसको करेंगे तो वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यू है। अगर उस लिहाज से अगर आप उसको तशरीह कर दें कि मैं प्रो 27 अमेंडमेंट हूँ, तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि उसकी जो हम पहले बात करते हैं एक्सेस की, तवाज़ुन की बात कर रहे थे। देखिए तवाज़ुन जब वो ना हो किसी भी रियासत की काम में, या उसकी डे टू डे जिसे कहते हैं मैनेजमेंट के, पॉलिटिकल मैनेजमेंट या गवर्नेंस की मैनेजमेंट का। अभी क्या हो गया था कि हमारे यहाँ लॉयर्स मूवमेंट से 2008 से एक तरीका बन गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है वो एक फरीक बन गया था, वो सियासी एक्टर बन गया था। यानी कि वो कहते थे जी चीफ जस्टिस, अगर आर्मी चीफ नहीं निकालेगा इस हुकूमत को तो चीफ जस्टिस निकाल देगा, चीफ जस्टिस से बात करते हैं वो इसको फिक्स कर देगा। तो चीफ जस्टिस भी अजीबोगरीब मतलब डैम बनाना शुरू हो गए। मैंने देखा, मैंने सर्च किया दुनिया में, मैंने कहा लाइब्रेरी में जाके देखूं, हो सकता है कोई मुल्क में और कोई अफ्रीका वगैरह में ऐसी मिसालें मिल जाएं कि कोई डैम बनवा रहा, कोई नहीं मिली मुझे। अच्छा, फिर समोसों की कीमतें, चीनी की कीमत, PIA की फ़्लाइट ताख़ीर हो गई है, सुओ मोटो हो गया। अब आप ये बताइए कि ये
और फिर उसके बाद इंटरफेरेंस अपॉन इंटरफेरेंस, मतलब पीपल्स पार्टी का जो दौर था 2008 से 13 में, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की प्रमोशंस का सुप्रीम कोर्ट मैनेज करी थी। भाई आपका क्या काम है, आप क्यों तमाशा लगा रहे हैं? तो इसलिए ये एक एक्सेस हो गया था। लेकिन लेकिन बैलेंस ऑफ पावर का जो स्क्यू है वो सीधा हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ ही जाता है फिर। जी, वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डंडा उनके हाथ में है ना, डंडा उनके हाथ में है। जी, डंडा डिटरमिन करता है पर भाई। अगर उसमें एक एलिमेंट आया था कि जहाँ पे जुडिशरी भी एक स्पेस बना रही थी अपनी, तो वो ज्यादा एक ओवरऑल बैलेंस की तरफ बात नहीं देखिए, आ रही थी। स्पेस बनाना क्या होता है? स्पेस एक होता है कि बनाना, अगर आप आईनी हुदूद के अंदर वो एक्सरसाइज करके अपनी स्पेस बनाए। लेकिन जब आप बसन एक फैसला हालिया तारीख में आया जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आइन को ही रीराइट कर दिया, जो उनका इस्तेकाक नहीं है। आर्टिकल 62, 63 का जो अहलियत जो होती है इलेक्शन की, उसमें उन्होंने जो लफ्ज लिखे हुए आइन के, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं है, ये वाले अल्फाज है जो हम लिख रहे हैं। भाई आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसी तरह ये जो एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला था, दोनों साइड्स उसके ऊपर तनकीद करती हैं, ये जो स्पेशल सीट्स वाला पीटीआई के ऊपर। अच्छा, वो चले फैसला जो भी था, कुछ लोग कहते हैं वो बिल्कुल सही था, पीटीआई का हक बनता है, उन्होंने इलेक्शन जीता या उनको बहुत वोट मिले। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर आपको कोई मसला हो रहा तो आप हमारे पास चेंबर में आ जाए। ये कैसा, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे के फरीक को कह सकती है? क्योंकि कभी किसी और, मैंने इसके भी पूछा, मैंने बहुत से वकला से पूछा कि कभी उन्होंने कोई ऐसा फैसला देखा है कि जहां पे पिटिशनर को दावत दी गई हो कि अगर आपको इस फैसले की कोई इबाम हो जाए या कोई ताखीर हो जाए या इम्प्लीमेंटेशन, तो आप हमारे चेंबर में आके रुजू कर लें। ये तो एक तरह से यू आर ओपनिंग अप, मतलब यू आर शोइंग योर बायस। फिर इसी तरह 9 मई का वाकया जिसके ऊपर स्टेट बड़ी सेंसिटिव थी, तो एक चीफ जस्टिस साहब कहते हैं एक लीडर को कि गुड टू सी यू, आइए आपको रेड कार्पेट पे वेलकम करते हैं। आप रेस्ट हाउस में चले जाएं सर, आप तो इतने अजीम शान रहनुमा हैं, और वहाँ पे आपको 5 मुलाकातियों की इजाज़त भी होगी। पूरी रात आप गप्पे शप्पे लगाएं और रेस्ट हाउस में रहें, आपको जेल नहीं भेजेंगे। एक क्लियर बायस नजर आ रहा है कि स्टेट ग्रेटेस्ट गुड है और वो डिफाइन करती है, चूंकि स्टेट सेंसिटिव हुई हुई थी। हाँ, इससे मुराद क्या है? व्हाट इज इससे मुराद ये कि क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या यूके में या इंडिया में, हमारे पड़ोस में या बांग्लादेश में, अगर एक गिरोह जाकर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करेगा तो अटैक था, हुए नहीं है 36 जगहों पर अटैक थे सर, अटैक, कोर कमांडर लाहौर का घर जलना, क्या है उसको कहेंगे? राइट, प्रोटेस्ट, अटैक सर मींस के ऑर्गेनाइज्ड जमात है। राइट कह दे तो राइट कह दे तो वो भी यूज ऑफ वायलेंस है ना। बिल्कुल, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया जी ना, सर। ठीक है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला दी गई सर। वो जो बाला हिसार फोर्ट है उसके ऊपर भी फेंके गए लॉन्चर वॉन्चर, जो भी वहां पे पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया। जी सर। अच्छा, ये या मुजस्मे जो हैं, या वो जो कौन सी एयरबेस है सरगोदा के पास जहाँ पे वो मुस्तफा एयरबेस, हाँ नहीं, एक और एयरबेस थी जहाँ पे उन्होंने जाके जहाज जो 65 वाला था उसको भी तोड़ फोड़ दिया, कि जला दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताइए, यहाँ शहीदों के मुजस्मे जो बनाए हुए हैं उनको गिरा के तोड़ फोड़, मतलब अगर पीपल्स पार्टी राइट करती है सिंध में बेनजीर की शहादत पे, फिर पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसे राइट नहीं किया, और वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, लोगों के वो देखिए क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, उन्होंने आके लूट मार की। ये भी कहते हैं कि हमारे दरमियान एजेंट प्रोवोकेटर्स थे। क्या पीपल्स पार्टी ने कोर कमांडर कराची के घर या सिंध के जाके घर को आग लगाई? नहीं, उन्होंने कंट्रोल, क्या लाहौर के कोर कमांडर को आग लगाई? क्या जीएचयू का गेट फलांगा? देखिए, आप एप्पल ऑरेंजेस को, सुप्रीम कोर्ट का गेट फलांग दिया था, एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्स करें भाई। गेट फलांग दिया था सुप्रीम कोर्ट का, नून लीग ने फलांगा, में सुप्रीम कोर्ट नून लीग ने गेट फलांगा, उसके ऊपर बड़ा मुकदमा चला, बहुत लंबा चौड़ा, सुप्रीम कोर्ट में सजाएं भी हुई उसमें, माइंड यू। तारिक अजीज जो हमारे टीवी के बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्पेटर नाअहल हो गए थे, और भी 3-4 लोगों को सजाएं हुई। ऐसी बात नहीं है कि उस पर प्रोसिक्यूशन नहीं हुई सर, लेकिन मिलिट्री ट्रायल, ये जो एग्जांपल दिया जाता ना कि वो जी सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री ट्रायल हुआ था सर। मिलिट्री ट्रायल नहीं, मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हुआ था, सिविलियन पे। इधर भी बहुत सारे ट्रायल्स जो है सिविलियन कोर्ट्स के फैसले, बहुत सारे हो रहे, लेकिन एंटी टेररिज्म कोर्ट, मिलिट्री ट्रायल भी हो रहा है। मिलिट्री ट्रायल हुआ है कुछ चंद लोगों का, हसान न्याजी का फॉर एग्जांपल, उन्होंने मिलिट्री ट्रायल उसका कर रहे हैं, जो मुझे एग्जांपल याद है, और 3-4 और लोग प्रोमिनेंट है। देखिए, मैं उनकी जो इस वक्त की मिलिट्री जो है, साफ बात करते हैं, क्या स्टेट इस वक्त की फौजी जो जनता है, क़यादत है, मैं उसके सारे फैसलों की हिमायत नहीं कर रहा। अच्छा, चंद की करते हैं? नहीं, सारे नहीं, एक्सेसिव वो उनसे भी सरजद हो रही हैं, जिसका कि उनको नोटिस लेना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम उन पे तनकीद की
करने की आड़ में मैं कतन फ्री पास नहीं दूंगा इस मुल्क में आर्सन या राइट, क्योंकि ये मुल्क जो है, ये शहर जो है, यहां पे तोड़ फोड़ की इजाजत किसी जत्थे को नहीं होनी चाहिए, बस पीरियड। ठीक है। अगर इफ द स्टेट वो तोड़ फोड़ की उसमें उतर आए, स्टेट के पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस है, वरना स्टेट ही नहीं होती। तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो है एब्सोल्यूट है, नहीं, एब्सोल्यूट ही होती है, दुनिया भर में होती है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इस तरह करें, स्टेट को अंडू करें और एनार्किस्ट निजाम पैदा करें। सर टीएलपी के खिलाफ जो अमरीक के में हुआ, हाँ, वो मोनोपोली ऑफ वायलेंस थी, उसका डिस्प्ले था। देखिए टीएलपी क्या कर रही थी, टीएलपी क्या आप दुनिया में एक जज के खिलाफ एक जो है तकरीर करें, कहें कि जी जो इसको मारेगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। कभी आपने देखा ऐसा हुआ है? होता है दुनिया में, बरतानिया में हुआ कहीं इस तरह की वायलेंस होती है सर? नहीं, मुझे पता, आप एग्जांपल ढूंढ लीजिए मुझे। होती तो है सर। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हिंदुस्तान में बीजेपी के लीडर्स मुसलमानों के बारे में ऐसी बात करते हैं, उसको तो आप बड़ी कंडेम करेंगे, बड़े शद्दोमत से। अपने मुल्क में सर यहाँ एक काजी को बिल्कुल सर, एक ग्रुप थ्रेटन कर रहा है, उसकी मौत का जिम्मेदार। सलमान तासीर को हमारी आंखों के सामने कत्ल किया गया, ठीक है, हम यहीं लाहौर में मौजूद थे सर। स्टेट में इसकी इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, स्टेट में और फिर टीएलपी में फर्क होना चाहिए ना सर। नहीं, तो बात यह है कि टीएलपी ने जो वायलेंस की धमकियां दी, माइनॉरिटीज के जो लोग ऊपर अटैक किया, मरे थे वो थे जिन्होंने, देखिए मुरीदके में जो लोग मरे हैं उनका भी अभी तक तखमीना नहीं एग्जैक्ट आया, क्योंकि एक तरफ कह रही 1000 लोग, 1000 लाशें सर, 250-300 है सर। अच्छा, 250-300 देखिए ना, आप कह रहे 250-300, कोई और मुझे उस दिन कह रहा था जी 20-25 हैं, कोई कह रहा था 1000 है। ये केस ही खराब हो जाता है जब आप एग्जैक्टली उसका तयन नहीं करेंगे और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। एक इंसानी जान भी कीमती है। सर सहाफत की इजाजत दी स्टेट ने वहां पे। देखिए मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने, सहाफत की इजाजत, क्या सहाफत ने भी कुछ वहां पे जाके किया? उनको तो इंटरेस्ट कोई नहीं है, मेन स्ट्रीम सहाफत तो इंटरेस्ट। आई रेस्ट माय केस सर, बट उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज़ वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े यहाँ पे आजकल तो बड़े बहादुर जुगादरी किस्म के सहाफी, पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स और ईऑन पॉडकास्टर्स बैठे हुए हैं, तो वो निकाल लेना, करे ना जरा। सर नहीं, स्टेट के कंट्रोल। दैट वाज अ जोक लास्ट। लेकिन बात ये है कि देखें, बात ये है कि मैं आपको बताऊं, एक शख्स की जिंदगी जो है बिला शक वो भी अगर चली जाए तो रियासत के हाथ जाए तो उसकी जवाबदेही बनती है। पीटीआई के साथ भी जो नवंबर में हुआ था पिछले साल, पिछले साल हो गया, अब 2 साल हो गया, 24 हो गया, वो या टीएलपी के साथ ये एक्सेसिव और वायलेंट एक्ट्स हैं। ये स्टेट को नहीं करना चाहिए था, इससे पहले ही तरीका निकालना चाहिए था। टीएलपी के साथ भी यही होना चाहिए था कि आपने उनसे बात करनी थी। लेकिन अगर वो मुस्सिर हैं, एक जत्था कह रहा है कि जी हम इस्लामाबाद जाकर एक फॉरेन मिशन को बंद कर देंगे या जाके उसको अटैक करेंगे, रियासत इजाजत नहीं दे सकती। सर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। नहीं, उनके आप बयानात देखें आप जब ये बात आती है ना दाएं बाजू की कुव्वतों के ऊपर, तो आपकी आंखों के ऊपर एक रोज टिंटेड ग्लास आ जाता है, जो आपकी खूबसूरत ऐनक है उस पर एक रंग हल्का झलक आ जाती है, गुलाबी सा। और मैं देखिए, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद का पैरवकार हूं। मैं कतन ये नहीं कहता कि किसी पीटीआई के खिलाफ, टीएलपी के या इसके, हत्ता कि मैं तो ये भी कहता हूं कि जो तालिबान के साथ भी जो इनकी हो रही है, वहां भी कोई गुंजाइश निकालें, ये मारधाड़ बंद करें। वो तालिबान नहीं सुनते, वो और बात है, लेकिन हम तो ये कहते हैं, लेकिन स्टेट को चैलेंज करके कोई गिरोह, सर लेकिन इस गिरोह को अगर आप इजाजत देते हैं, देखिए हमारे आइन में मौजूद है कि कोई आर्म्ड मिलिशिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सर वो मिलिशिया तो नहीं थी टीएलपी मिलिशिया नहीं तो और क्या, डंडे लेकर जो निकलते हैं वो। सर डंडे, अरे डंडा क्या होता है भाई? सर जदीद रियासत के सामने डंडे तो डंडा डेविड और गलायत वाली लाहौर में जो उन्होंने इमरान खान के दौर में मेट्रो स्टेशन जला दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी, बेचारे रेडी वाले, जूस वाला। ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया, ये कौन सा दीन है? ये किस दीन की खिदमत है? मजहबी बहस नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा मजहबी बहस। उस टाइम से लेके अब तक क्या हुआ था कि स्टेट मेट्रो स्टेशन किसके लिए बना है? सर बिटवीन देन एंड नाउ स्टेट को क्या ख्याल आया था कि अब इनको अरेस्ट करना? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेट्रो स्टेशन किसके लिए बना था? अग्रीड सर, स्टेट जो है ना, आप मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं डिसीजन को। नहीं, मेट्रो स्टेशन अवाम का है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ठीक है। अवामी मफाद को नुकसान पहुंचाना गलत है या सही है? गुनाह है, गैर कानूनी सर, कानूनी से ज्यादा
कानूनी सजा उनको इस वक्त जो है वो उस वक्त इमरान खान ने कोशिश की, लेकिन देखिए स्टेट है, ये प्रॉब्लम स्टेट का है बुनियादी तौर पे, लेट्स नॉट फॉरगेट। The state liked the TLP at one लाइक क्या बनाया, लॉन्च किया उन्होंने। जनरल फैज हमीद ने टीएलपी को जमा मुज्तमा करके, पंजाब की पुलिस भी सपोर्ट देती थी। नहीं जी नहीं, 2017 जड़ावाला में पुलिस नजर आई है साथ उनके। देखिए मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, लेट्स गो बैक इनटू हिस्ट्री। Sure. ये ग्रुप्स मौजूद थे, ये एक बरेलवी किस्म का रिएक्शन मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने देवबंदियों को गले लगाकर जिहाद अफगानिस्तान, जिहाद कश्मीर में ढेरों इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। ठीक है, फेंका नहीं, फेंका सर, मेरा नहीं ख्याल सर सर भी कुचले हैं। फजलुर रहमान साहब है ना मौजूद है। सर वो क्या दारुल उलूम हकानिया बंद हो चुका है? टू बिग टू फेल। नहीं, आप मुझे मेरे सवालात का जवाब दें। क्या दारुल उलूम हकानिया बंद हो चुका है? सर हल्की आंच पे कर दिया। क्या उसको 300 मिलियन रुपए केपी की गवर्नमेंट से मिलते हैं या नहीं मिलते? हल्की आंच पे नहीं, बताइए मिलते हैं कि नहीं मिलते? ठीक है, मिलते हैं। नंबर 1, क्या 30,000 मदारिस जो के क्रिएट हुए देवबंदी ओरिएंटेशन के, हजारों लोग कत्ल भी किए गए, अगवा भी किए गए, वो अबडक्शंस भी हुई सर। वो देखिए वो अबडक्शन, वो देखिए ना, आप एक साइड की बात कर रहे हैं कि जब फिर रियासत से टकराव करते तो फिर रियासत डंडा निकाल के गोलियां चलाती है। आप देख लीजिए अमेरिका में क्या वो करते हैं जब उस ट्रम्प के खिलाफ। ये काबिल दीद है जो अमेरिका करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक आप अभी हम आधा घंटा हमने रियलिटी की बात की कि पावर इज पावर, ठीक है ना। एक मुसलमान रियासत को जेब नहीं देती। ये मुसलमान रियासत है, लाहौल वला कुव्वत। सर अमली पैजामा ये एक मलगूबा है ठीक है, कॉलोनियल स्टेट नंबर 1, नंबर 2 एक मिल बेस, हाँ नंबर 3। अच्छा नहीं, मतलब देखिए ये तो भांत की बोलियां। इस वक्त क्या एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अब उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ गई है, साथ ही शरीयत कोर्ट है, साथ ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, साथ ही एक अदद पार्लियामेंट है, फिर हर इलाके में डीसी पंचायत लगाता है। अब एक खिचड़ी पक गई है, हलीम जिसे कहते हैं ना, वो बन गया है। सर अब दलीम कहते हैं, दलीम जो भी दलिया तो उसमें ये अजीबोगरीब खिचड़ी। अगर एक मुसलमान रियासत हो तो यकीनन उस पर फिर पैमाना और तरीका का फर्क होता है। वैसे उसकी भी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है, सैडली दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि अल्लाह ताला की अगर ये ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो वो उसका एक अमली वो दे देते सैंपल। ठीक है, मुसलमानों पर डिपेंड करता है। अच्छा, जिसको हम इज्तिमा या इजमा कहते हैं कि वो इज्तिहाद के जरिए, इजमा के जरिए फैसला कर लेते कैसे जीना है। बहरहाल ये कभी और की बात होगी। तो कमिंग बैक टू टीएलपी, इनको जब बरेलवी सेंटिमेंट को जमा किया स्टेट ने, उनका ये ख्याल था कि वो बरेलवीज तो बड़े पीसफुल होते हैं, वो दरबारों में जाने वाले लोग होते हैं, बम बरूद वाले। मैं भी उनमें से शामिल हूं, मगर मैं वो टीएलपी सपोर्टर सा नहीं हूं। तो इनको ने जमा किया और फिर कहा कि इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। और फिर ये आइडिया आया 2017 में, जबकि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, मतलब लॉन्च कर दिया गया था 2014 में। उसको पीएमएलएन को कट करने के लिए वहां पे धरना कराया गया। उस धरने में आपको पता है कि बाकायदा पैसे दिए गए उनको। जी सर। एक चैनल खाना वहां पे मुहैया करा था, द बेहेस्ट ऑफ आईएसआई, उस वक्त की आईएसआई। और ये सब रिकॉर्ड पर है, मैं कोई चीज इसमें से आपको कंस्पिरेसी थ्योरी या झूठ नहीं बक रहा। जो सर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आप। अच्छा चलिए, आप उसमें अगर आप ये वो निकालिए जो माहिदा किया था टीएलपी और गवर्नमेंट ने, उसकी नीचे जनरल फैज हमीद के। आपने आज तक पाकिस्तान की किसी जमात इस्लामी कितनी एक्टिव रही है, जेयूआई कितनी एक्टिव रही है? कभी आपने देखा है कि किसी सेमी सिविलियन हाइब्रिड दौर में एक आईएसआई का नंबर 2 दस्तखत कर रहा हो अपने? भाई आपका क्या काम है? हु आर यू? बट he was who he was. Ambitious थे जी, बिल्कुल ambitious, मतलब he destroyed this country. उसके बाद इन्होंने इनको लॉन्च करके और इन्होंने कहा कि जी पै जाओ, 1-2 इलेक्शन में आओ, ये करो। अब वो जो जबान इस्तेमाल होती है, क्या वो, मैं आपसे पूछा, अभी आपने मुझसे बड़े सवालात किए कि मुसलमान रियासत और ये वो, क्या इस्लामी शायर के मुताबिक ये इस तरह की जबान जेब देती है जो जबान इस्तेमाल होती है? ओए फलाना डैश डैश, मैं रिपीट नहीं कर सकता। कौन करता है सर? इनके लीडर्स जो थे टीएलपी के, नजवी साहब वगैरह जो बोलते थे, हाँ ओए फलाने, यू नो, मैं दाल से वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुझे तो बड़े मतलब नहीं, आप देखिए ना, देखिए अब आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो और बात है, अगर आपको मजहबी फिक्र अंगेजी या इंस्पिरेशन चाहिए तो वो और बात है। उसमें जबान का अदब जो है वो बुनियाद है किसी भी मजहबी प्रैक्टिस का।
कोई भी मजहब हो, वो बुद्धिज्म हो, वो इस्लाम हो, वो हिंदू मत हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, उसमें अदब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और अदब क्या है? इंसान का इंसान से बाहमी रिश्ता, हकूकुल इबाद, हकूक अल्लाह के बाद वो आते हैं। आपको पता ही है उसके बारे में, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, शायद मैं तो इतना नहीं हूं काबिल इस फील्ड में, मगर आप लोगों को ऐसी जबान इस्तेमाल करके ये सिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी बहुत अफसोसनाक क्या बात है। गंदी जुबान पर आमादा करने के लिए कोई चीज थी जो एनिमेट कर रही थी उन लोगों को? मुझे नहीं पता क्या थी कि नहीं, ये अब आप जैसे स्कॉलर्स हैं वो आप इसको गौर करें, तहकीक करें, ठीक है। देखिए ये एक ब्रांच रही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे यहाँ साउथ एशिया में, क्या इसको खालिद अहमद साहब कहते थे, हाई चर्च लो चर्च, या हम इसको कहते हैं कि फॉर्मल इस्लाम और फोक इस्लाम। बिल्कुल, बहुत ठीक है ना। फॉर्मल इस्लाम के मिंबर पे बैठे हैं एक आप जैसे बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर, अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, और आप वहां पे तकरीर फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। एक फोक बंदा बैठा है, कहता है ओ थे आ, फिर जैसे हमारे मुंह नहीं कहते कि अल्लाह ताला पूछे आ जबरील थल्ले ते आ जा, सुनोगा आपने, हमारे देहातों में होता है, जबरील कहा मैं नहीं आंदा, ठीक है ना, तो देखा मैं नहीं खांडा। अच्छा, इस तरह की कोई, मैंने खुद बचपन में सुनी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं जी कुत्ते गया मूसा अल्लाह नाल, वो पूरा मुकालमे है शेरी मंजूम अंदाज में। अच्छा, वो भी एक तरह से इबादत है, जिससे आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में 47 से पहले मुश्तरका जो हमारा हिंदुस्तान था, उसमें जो हमदो नात होती थी वो लोकल जबानों में होती थी। मसलन नात जो है, आपको बड़ी हैरानगी होगी आपके नाज़रीन को, आज भी भोजपुरी में नात जो है उसका तरीका कार ही उस तरह से होता था कि जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उस कृष्ण कन्हैया की ज़बान में वो लोग याद करते थे। तारीफ व तौसीफ आज भी होता है वो, ऐसे ऐसे मिलाद में ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती है। मैंने खुद इंडिया जब मैं जाता था तो मैं सुन के हैरान, मैं कहता था अच्छा ही है यहाँ पे रह गया, इधर तो इधर तो ब्लास्फेमी लॉ लग गया था बेचारों पे। तो ये इजहार होता है मोहब्बत का, किसी भी अपनी ज़बान में करें, लैंग्वेज करें, लेकिन उसकी लिमिट्स होती हैं। उसकी लिमिट्स ये होती हैं कि आप एक सांस में इतनी बड़ी हस्तियों का नाम ले रहे हैं, इतनी बड़ी अकीदत कर रहे हैं, अगली सांस में आप डिबेस कर रहे हैं अपने आप को, सुनने वाले को, सामे को। देखिए समाज जो होती है, ये समा जो है सूफिया के तरीका में, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये सुनने का, क्योंकि सुनने से जो चीज़ है वो दिल में उतरती है। तो अगर आपके ओए डी सुन रहे हैं आप, और वो आपके दिमाग में और आपके दिल में उतरेगा, तो ये तालीम नहीं है, ये तरबियत नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से हम इसमें नहीं और बात करेंगे। बहरहाल उन पे जुल्म और सितम का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। अगर उनको, अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी कानूनी तरीके से करें, वो मौजूद है। सर, व्हाई डज द स्टेट इंसिस्ट ऑन कि वो इसी तरीके से बदमाशों की तरह क्रैकडाउन करे? क्योंकि अबव बोर्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि देखिए मोहल्ले में बहुत सारे, देखिए फर्ज कीजिए आपकी रिहाइश कहाँ पे है? मेरी छावनी में सर। हाँ, छावनी में। तो आप तो छावनी में जहाँ रहते हैं, देखिए वहां पे आप भी माशाल्लाह छोटे से अपने बदमाश तो समझते होंगे ना कि मैं जरा बड़ा एक हूं, लेकिन आपसे बड़ा बदमाश, हाँ आप नहीं और भी हैं, लेकिन आपसे वो सबसे बड़ा बदमाश एक है। तो ये याद रखिए कि स्टेट जो होती है किसी भी माशरे में, दुनिया का कोई नेशन स्टेट का जो तसव्वुर है, और वो समझने की जरूरत है, वो तसव्वुर, उस तसव्वुर में स्टेट सबसे बड़ा सुल्तान राई होता है। उसके सामने छोटे छोटे बाकी जो डाकू और लड़ाई और दुल्ला भट्टी निकलते हैं, उसको कुचल देती है स्टेट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अगर वो ना हो तो फिर स्टेट ही नहीं होती, किस जोगी है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नहीं, बट वो कानूनी तरीके से क्यों नहीं अपनी वायलेंस? देखिए कानूनी तरीके से भी करते हैं, लेकिन जब हाथ से निकल जाए। अब देखिए मसला ये है कि पाकिस्तानी स्टेट की गलतियां जो हैं वो ये हैं कि उन्होंने मजहब को और मजहबी सेंटिमेंट को और मजहबी गिरोहों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया 1947 से। 1947 में भी अब मजहब का खूब नाम लिया गया, इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो बना हुआ पूरी तारीख है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब मुझे बताइए कि कितने वो सिंसेयर थे, वो सिर्फ यूज कर रहे थे ताकि वो कह रहे थे कि जी हम दिखा सकें हम कितने अच्छे मुसलमान हैं, जबकि अपनी पर्सनल लाइफ में वो कितने मुसलमान थे। पाकिस्तान के जो फाउंडर्स थे बिल्कुल नहीं थे, मॉडर्न मुस्लिम्स थे। और ऐसी बातें कि मैं अब नहीं करूंगा, फिर वो क्लिप निकल के तो आप लोग मुझे जो है मेरा दाखिला बंद कर देंगे पाकिस्तान में। तो उसके बाद आप आगे देखिए कि भुट्टो साहब जैसे सेक्युलर सोशलिस्ट लीडर कह रहे इस्लामिक सोशलिज्म। जी सर,
ये कौन सा सोशलिज्म होता है? कोई क्रिश्चियन सोशलिज्म भी होता है, कोई हिंदू सोशलिज्म भी होता है, कोई बुद्धिस्ट भी होता है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम में जो मसावात का जो उसूल है वो सोशलिज्म के करीब हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ये तो मलगूबा नहीं हो सकता। फिर खुद भुट्टो साहब ने उसको भी यूज किया, जुम्मा की छुट्टी, जुए पे बंदिश, शराब पे पाबंदी, ये सारा, उसके खिलाफ जो रिएक्शन फिर आया, आखिरकार एंटी कादियानी जो कवानीन बने हुए, और 74, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज ये है। ये आप अंदाजा कीजिए, ये आपकी प्राइम सेक्युलर लीडर थे। तो इधर तो एक रिवाज है। इस्लामिक टच की जो वीडियो है वो तो अब यादगार वीडियो, क्योंकि उससे तो साबित, अब तो वो आने वाले जो दहाइयाँ हैं, तारीख जब मोरिख लिखेगा आज के वक्त की तारीख, तो वो वीडियो मैं समझता हूँ कि वो एक एविडेंस होगा। तो आप ये वो कह कहेगा, रहे हैं सर कि थोड़ा सा इस्लामिक टच दें। मजहबी जज्बात को जिससे स्टेट खिलवाड़ करती है, तो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो जाता ये, है, हाँ, तो अब ये बात है कि स्टेट ने उसको इस्तेमाल किया पहले तो डोमेस्टिक अपना कंट्रोल के लिए। मजहब के नाम से हम सब, हमारी फेथ है, तकाद है हमारे घरों में। देखिए साउथ एशिया में मजहब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त, घर घर में जो वहाँ की मेजॉरिटेरियन मजहब है वो डोमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान में जो हमारे घरों में, हमारी सोच में, हमारी तालीम में, दरसगाहों में रेफरेंसेस सारे वो होते हैं। तो स्टेट ने डोमेस्टिक कंट्रोल के लिए और नेशन स्टेट बनानी थी ना, तो उसकी उन्होंने कहा कि मजहब एक ग्लू, बाइंडिंग ग्लू काम करेगा। वो बंगालियों ने तो कहा नहीं, हम नहीं करता, लेकिन बाकियों में तो अब कर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन तो बंगाली आज फिर आ गए सर। तो फिर 80s के बाद, उस पर भी आता हूँ, 80s के बाद फॉरेन पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया गया मजहबी सेंटिमेंट को। जिहाद को इंट्रोड्यूस किया गया टेक्स्ट बुक में, और इस तरह का दिया गया कि जो अफगान मुजाहिदीन जिहाद कर रहे हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो बड़ा आला उर्फा है, बाकी जिहाद भूल गए। बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, आला किस्म जात की तो किताब ही है ना सर, सबसे नहीं, और वो भी सोवियत, मेरे ख्याल से इस पे बड़ी डिफिकल्ट, इस पे बहुत सी तशरीहात हैं, हम इसमें नहीं जाते। मुख्तलिफ मकातब फिक्र की मुख्तलिफ आरा हैं। लेकिन सोवियत तागूत जो कुचलता हुआ आ रहा था, तागूत तो उसको तागूत कुचलता हुआ था। देखिए मेरी बात सुने, बात ये कि वो एक टोटली सियासी लड़ाई थी। सेंट्रल एशिया के लोगों की जुबानें खत्म कर दी, उनके मजहबी इक़दार तो खत्म अभी कर जो दिए। सेंट्रल एशिया आजाद हो गया है, हमने किया सर, तो नहीं, अब हम चले, हमने कर दिया। आप तो माशाल्लाह हमीद गुल की रूह बहुत ही खुश होगी वहाँ ऊपर हेवंस में कि आप वो उन्हीं की लाइन ले रहे हैं। तो बात ये कि हमने हिस्सा उसमें अदा किया। पैसे सऊदी अरेबिया के थे जी सर, हथियार और पैसे अमेरिका के थे। वो कुफ्फार जो अमेरिका के हैं वो भी इसमें भी शामिल थे सर, हमारे, लेकिन वो अहले किताब है ना, हमारे भाई है ना सर, वो अहले किताब है। देखिए क्या जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, क्या वहाँ पे मुसलमान रियासतें कायम हो गई हैं? अनकरीब इंशाल्लाह। देखें ना, ऐसे आप आइडियलिस्टिक बातें करके ये चूरन खूब बिकेगा। ओ जी सर, ऐसे फैल रहा है, और दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, झंडा लेके निकले और उसके बाद कुफार को शिकस्त। और देखिए ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सोवियत यूनियन को गरमाने का बहाना है। सोवियत यूनियन को डिफीट करना इधर तो लिए... इधर हम लोग 4 बैठे हुए हैं, बाकी आपकी टीम वाले बैठे हुए हैं, चारों मुसलमान घरों से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चारों के अकायद फर्क होंगे, चारों की प्रैक्टिसेस फर्क होगी, सियासी व्यूज खत्म होंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मुसलमानों का ये है कि हमारा ये आइडियल है कि जी एक उम्मा है, तसव्वुराती दुनिया है, इसमें कोई हर्ज और हकीकत जो है वो बिल्कुल असबियत, एथनिक, लिसानी, नेशनलिस्टिक, उन आइडेंटिटीज को बरकरार रखते हुए ग्रेटर अम्ब्रेला में हम क्यों नहीं इमेजिन चले कर ये सकते? अगली पॉडकास्ट के लिए आप यूरोजोन जाते हैं, आपने कभी ट्रेन लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में? मजा आया सर कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो फिर सर जो साउथ सेंट्रल एशिया यहाँ पे तो आप जो गुजर गया है, सर जो हमारी गुजर गया है, क्या यूएई में पाकिस्तानियों को इजाजत दी है इस तरह जाने की? जाना भी नहीं है सर। नहीं, क्यों नहीं जाना सर? हमें इस्तेमारी कुव्वतें, क्या सऊदी अरेबिया में इजाजत है? आपको पता है मेरे एक बार बहुत शौक था मुझे उम्रे पर जाने का, और मुझे वीजा ही नहीं मिला। मैंने ये सोचा कि शायद बुलावा नहीं आया। जो हमारा राउट बनता है ना, वैसे आपने एकदम से टाइम ज्योग्राफिकल स्किप किया। हमारा राउट साउथ और सेंट्रल एशिया का बनता है, सिल्क रूट जो स्तान ममालिक का बनता है। अफगानिस्तान से तुसी उथे जा नहीं सकते, ट्रेड तुसी बंद किया होया है एक बारी। अच्छा, और वो पकड़ के आपके यहाँ फौजियों को रोजाना शहीद कर रहे हैं। तो जिन वो यहाँ पे जो आकर वो जिन हमारे जो बेचारे बॉर्डर पे खड़े हुए, क्या वो काफिर हैं? नहीं सर। तो फिर तो मुसलमान को क्यों मार रहा है फिर? सर तो मुझे वॉर ऑन टेरर में मुसलमान क्यों मार रहे थे अमेरिकन के बिहास्ट पे अफगानिस्तान में? हाँ, ये अब आपने अच्छा सवाल किया। ये मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए रियासत पाकिस्तान से।
और ये उनकी फैसला था। और जो सर रियासत में उस टाइम पे डिसीजन मेकर मुशर्रफ साहब थे, जो काफ़ी वेल पैटर्नाइज थे मीडिया के लैंडस्केप के अंदर। दे वर वेरी बिलव्ड बाय द शुरू मीडिया। में 2-3 साल सर आज तक रोमांटिसाइज करते हैं। नहीं मेरे ख्याल से तो बाद में तो लॉयर्स मूवमेंट सब उनके खिलाफ हो गए थे। वो 2-3 साल का रोमांस था, मीडिया लैंडस्केप की बात क्योंकि वो आए थे ना अतातुर्क बन के 2 कुत्तों की तस्वीर के साथ, तो लिबरल्स ने कहा ओ कमाल अतातुर्क आ गया पाकिस्तान का, ज़िया-उल हक का सारा असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिबरल्स भी इंतहाई नाआकिबत अंदेश और बेचारे बहुत ही एक छोटा सा ग्रुप है, आप लोग उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा दिखाते पैसे हैं हैं उनके पास, हाँ? पैसे हैं ना इसलिए। नहीं ये कैसे आप कह सकते हैं? पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा पैसे तो ताजिर क्लास के पास है, मर्केंटाइल जिसे क्लास कहते हैं, जो तबका नहीं, वो सबसे सर, ज्यादा लेकिन वो नजरियाती नहीं है कंजर्वेटिव सर, है। वो नजरियाती नहीं है सर, लेकिन वो कौन फैक्टलेस है सर वो। टीएलबी को कौन पैसे देता है? सर फैक्टलेस है, नहीं फैक्टलेस है। कौन फंड रेजिंग सर करता फैक्टलेस और है? इनफैक्चुअल है। कराची की सर लिबरल बिजनेस एकेडमिया में, सर कम्युनिटी लिबरल एकेडमिया में किसकी इन्फिल्ट्रेशन है? यूएसएआईडी की है, और उसके अलग खत्म हो गया यूएसआईडी। सर लेकिन सर क्रिटिकल मैच तो अचीव हो गया ना ये सर। देखिए सर जब आपने 10 दर्जन बच्चे बच्चियां रोड स्कॉलर तैयार करके अब छोड़ दिए हमारे ऊपर, अब तो वो हमारे सर पे नाच रहे सारे। और माशाल्लाह जो इधर ग्रेजुएट निकलते हैं मदरसों से हर साल, कितने निकलते हैं? थाउजेंड्स। मैं वो क्या फैक्टलेस है ना सर, नहीं, factless क्यों है? इनफैक्चुअल है सर, वो मदरसों में मोहल्लों में किरत करा रहे हैं सर। वो फार मोर इन्फ्लुएंशियल है सर उनकी बात लोगों की सर आप एप्पल ज़बान टू में ऑरेंज जाती है। कंपैरिजन कर रहे हैं, वो नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं, वो अच्छा, अवामी कुव्वत है। देखें और ये जी समझ गए, वो अवामी कुव्वत है और ये इंस्टीट्यूशनल कुव्वत है। ये इदारों देखिए, को मेरा नहीं ख्याल अंदर कि- लेवल्स ऑफ पावर कंट्रोल करते हैं, वो नंबर्स लेके आते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स जो है मुरीद के में वो क्रश हो जाते हैं। जब देखिए इदारा मेरे ख्याल सामने से आता है। ये इसके ऊपर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। इसको आइडियोलॉजिकल रंग नहीं देना चाहिए, नहीं इसको देना चाहिए। साइंसी बुनियादों पर अनपैक, जैसे कहते हैं ना, इसके पोस्टमार्टम करना चाहिए इंशाल्लाह। कि कितनी पावर उनके पास है इंस्टीट्यूशनल। दर हकीकत इस मुल्क में पावर का एक ही सेंटर है और वो है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अगर आप समझते हैं उसमें इन्फिल्ट्रेशन है लिबरल्स की, ये सिविल आपने तो तफन्नुन के तौर पे नहीं या तफन्नुन तबर्रुक के नहीं, तौर पे बिल्कुल। डाला? आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने कहाँ जाते हैं? बिला शक मैं आप अपना नक्शा कहाँ से पास जी सर। करवाते हैं? आपके पानी का, बिजली का कौन बंदोबस्त करता है? जी देखिए सर। ना, तो ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है, ये परमानेंट पावर का सोर्स है। जी सर। बाकी सब आर्जी है, अफसाना है, सियासी, कोई मजहबी, समाजी, लिबरल, नॉन लिबरल। तो कोर जो है वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। सर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आइडियलिज्म के एतबार से अगर अपने देखी जाए, जी। अपने जहां वो अपने बिलीफ्स को रखते हैं, जी, तो आमतौर उनका पे कोई बिलीफ नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, अपनी उनकी पर्सनल डिस्पोजिशंस में, उनकी एक आइडियोलॉजी है कि वो अपनी पावर को रिटेन करना बट अपनी चाहते हैं पर्सनल डिस्पोजिशंस में और व्हाट वुड यू डिस्क्राइब देम एज? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अग्रीड, बट व्हाट वुड यू डिस्क्राइब देम एज पर्सनल डिस्पोजिशंस में? अगर अपने उनकी घरानों के पर्सनल, एतबार से। देखिए मैं तो खुद सिविल सर्वेंट रहा हूं और मेरे, अगर मैं आपको अपने बैचमेट्स का सिविल बताऊं, सर्विस का फ्लेयर जरा लिबरल नहीं है? 150, 161 या 200 के करीब 200 समझ के लीजिए, करीब। 200 के करीब। उनमें से तकरीबन 100 जो थे वो कंजर्वेटिव थे, उनमें से 25 जो है उनको आप कैसे, या 20-25 कह सकते हैं कि ट्रूली लिबरल या मगरिब ज़दा, जिसे आप कहते हैं ना मगरिब ज़दा। नजरियाती है, कंजर्वेटिव डिफॉल्ट नहीं, कंजर्वेटिव डिफॉल्ट सर, दही इलाकों के डिफॉल्ट कंजर्वेटिव। दही इलाके से नहीं। नजरियाती भी 10-12 ही होते हैं सर। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ देही लोग जो हैं, देही इलाकों के लोग, वो तो बहुत सेक्युलर होते हैं, क्योंकि वो नहीं, but conservative सूफिया default- के पैरवकार हैं, वो बाबा बुल्ले शाह, सर, ये dichotomy सचल सरमस्त के बड़ी पैरवकार अजीब हैं। है वो कि आप जैसे पढ़े सूफिया लिखे लोग जो secular हैं, होते थे। जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल चलते चलते आखिरी बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान में होता था तो मेरे साथ एक बहुत अच्छा लड़का जो है वो काम करता था और मैंने उसकी तालीम सपोर्ट की। मेरा ये ख्याल था कि वो पढ़ लिख जाएगा, मैट्रिक से FA करेगा, FA से BA करेगा। और एक और लड़का जो काम करता था वो रूरल पंजाब से था और उसको शौक नहीं था पढ़ने का। वो कहता था कि मैंने 8वीं से पढ़ लिया, बहुत मैंने पढ़ लिया, नाम लिखना आता है, मैं पढ़ सकता हूँ उर्दू, दैट्स इनफ। जिसको मैंने सपोर्ट किया उसकी एजुकेशन के लिए, वो अगले 6 से 7 साल में बिल्कुल एक नज़रिया पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान की प्रोडक्ट निकल आया। उसके जो ख्यालात थे वो जो शुरू में थे वो बिल्कुल बदल गए। उसने कहा हिंदू मकार और अयार हैं, ठीक, इस्लाम ख़तरे में है, यहूद हनूद इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का मसला लिबरल्स है, लिबरल्स को ख़त्म करना चाहिए। पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से अखबार पढ़ना आ गया था, उर्दू के कॉलम पढ़ने आ गए थे, लिटरेचर उसको आप लोग कहते हैं तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। हाँ, और मैं दंग रह गया।
हत्ता कि उसने, मैं टीवी के ऊपर उस वक्त आता था, तो उसने एक दिन मुझे कहा दफ्तर में, उसने कहा कि आप और आपके दोस्त जो हैं, अगर मैं आपके साथ काम ना करता तो मैं आपके दोस्तों का मुंह तोड़ देता। वायलेंट। और जो दूसरा लड़का था जो कि इससे नहीं तालीम हासिल की, वो भी सुनता था, वो कभी मौलाना तारिक जमील को सुन रहा है, कभी वो बाबा बुल्ले शाह की काफियां सुन रहा है, वो उसका वर्ल्ड व्यू कहीं ज्यादा टॉलरेंट और प्लूरिस्टिक था। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है उससे अल्लाह ही बचाए। स्किल डेवलपमेंट करें, ये छोड़ें नजरियाती तालीम देना, उनको सिखाएं आईटी, कारपेंटरी, बिजली का काम, ताकि उनको रोजगार मिले, जरिया माश मिले, मुल्क की तरक्की हो, मैशत की तरक्की हो, और वो गुर्बत से बचें। दैट इज व्हाट माय मौलाना व्यू रज़ा इज। रूमी फरमा रहे हैं तालीम इज ओवररेटेड, ओवररेटेड। ये जो एमए बीए का निजाम है, हाँ, ये मतलब एमए सोशल वर्क, ठीक है, एमए इन फलाना, पाकिस्तान स्टडीज, क्या मतलब है इस बात का? पाकिस्तान स्टडीज है कि एमए से आपको क्या मिलता है? हमारे रेजिडेंट लिबरल आर्ट्स प्रोफेसर कह रहे हैं कि आप टेक्निकल ट्रेनिंग लें, बिल्कुल। बाज आ जाए। देखिए, लिबरल आर्ट्स जो है वो तो आपको पसंद नहीं है। आप कहते हैं लिबरल आर्ट्स से कहते हैं कि हम मुल्क का कंजर्वेटिव आर्ट्स करवा देंगे अखलाकी, सर। कौम का अखलाक जो है वो खतरे में आ गया है, पस्ती में हाँ, वो पस्त हो गया है, दीन खतरे में आ गया। इससे मैंने कहा खत्म ही कर दो उसको, लगाओ स्किल डेवलपमेंट पे लगाइए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो 50% यूथ जो है वो अनस्किल्ड है, इलिटरेट है। जी सर। उसको जब तक हम अपनी करेंगे, बाकी सारी ये बातें आइडियोलॉजिकल, ये बातें जो हम 1 घंटे से कर रहे हैं, दे मीन नथिंग until we elevate this young population. That's actually a really nice sentiment. And on that note, अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो मौलाना रज़ा रूमी @gmail.com पे आप मसाइल पूछ सकते हैं अपने। रज़ा रूमी मौलाना आपने ऐड कर दिया, बट थैंक यू फॉर एडिंग दैट। और बस साथ एक नजराना आपको देना होता है छोटा सा, और दवा खाने में भी हाजिर हो सकते हैं आप। 4 महीने यहाँ दवा खाने में जी बैठते हैं बिल्कुल, ना। मैं होता हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह। रज़ा रूमी साहब, थैंक यू सर सो मच। अस्सलाम वालेकुम।